समझते हैं कहानी। यूनिट 3 की अगर हम बात करते हैं 10 मार्क्स की आती है। मुख्य रूप से 3 टॉपिक हैं, लर्निंग एंड पेडागोजी कहते हैं इसको, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र, है ना। 3 टॉपिक मेजर हैं, वैसे तो इसमें छोटे-छोटे और भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स तो काफी सारे हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। 10 नंबर की यूनिट है। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल, ये है पहला पॉइंट इसके अंदर, या पहला टॉपिक कि बच्चे सोचते कैसे हैं और सीखते कैसे हैं। तो पहले हम थिंकिंग के टाइप्स पढ़ेंगे, थिंकिंग कैसे करते हैं, फिर लर्निंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। फिर हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। तो पहली बात तो आपको ये मान लेना है कि बच्चे फेल नहीं होते, सिस्टम फेल होता है ना। बच्चे फेल हो रहे हैं इसका मतलब टीचर के मेथड्स में कुछ कमी है, स्कूल के सिस्टम में कोई कमी है, उस पर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, उस पर प्रकाश डाल के उसको ठीक करने की जरूरत है। बच्चे में कमी नहीं निकालनी होती। एरर्स क्या होते हैं, विंडो होते हैं सीखने में, बच्चा सोचता कैसे है, ये एरर से पता चलेगा, एरर की विंडो से पता चलेगा, ठीक है ना। गलतियों से पता चलता है बच्चा सोचता कैसे है, गलतियां इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसने सीखा हो और गलती कभी ना की हो। तो पहले थिंकिंग की बात कर लेते हैं। आज के समय में हमसे कहा जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा भी कि आप जो है क्या कीजिए, बच्चे के अंदर थिंकिंग प्रोसेस को जगाइए, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को जगाइए, यानी वो हर एक पहलू से किसी चीज को देख पाए, समालोचनात्मक चिंतन जिसको हम कहते हैं, हर एक पहलू से देख पाना किसी चीज को, जस्ट मान ना लेना, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, मान ना लेने का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं मानना, बट जांचना, परखना, समझना किसी चीज को, तब कंक्लूजन पे पहुंचना। तो टाइप्स ऑफ थिंकिंग की जब हम बात करें तो आपके पेपर में मुख्य रूप से ये 5 टाइप की थिंकिंग आती है। एक और कभी कभी पूछ लेता है जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग या एनालॉजिकल थिंकिंग कहते हैं, एनालिटिकल भी नहीं, समान चीजों के बारे में होती है एनालॉजिकल थिंकिंग। एनीवे, एक एक करके समझते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग आपने सुना होगा। डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट का थिंकिंग होता है मतलब होता है अभिसारी चिंतन। कन्वर्जेंट का एग्जांपल है एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है, 4 जवाब हैं, 4 ऑप्शंस हैं, एक ही कोई ठीक होगा। तो यानी ऑप्शंस से एक कंक्लूजन पे आना क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। अपसारी चिंतन दिशाओं में, जैसे एक क्वेश्चन दिया और आप ऐसे टाइप लिख रहे हैं तो आप दिशाओं में सोच रहे हैं, ओपन एंडेड थॉट कहते हैं इसको, डाइवर्जेंट थिंकिंग को, ओपन एंडेड। और ये क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना अच्छी बात होती है। ये जो दोनों ही प्रकार हैं थिंकिंग के, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉय पॉल गिलफर्ड, जेपी गिलफर्ड, उन्होंने इसको दिया था। तो जेपी गिलफर्ड जो है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग को इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं, है ना। इंटेलिजेंस, बस सुनते जाना है, आज की कहानी यही है, इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं, और डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं, कुछ नया करने से जोड़ते हैं, क्योंकि जब आप दिशाओं में सोचेंगे तो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएंगे, कुछ नया सोच पाएंगे, ठीक है ना, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। अभिसारी है क्लोज्ड एंडेड, यानी आप दिशाओं से एक पॉइंट पे आ रहे हैं, 4 ऑप्शन थे, एक उत्तर पे आ रहे हैं, ये है कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सिकुड़ता हुआ, ठीक है ना। इसको एक एग्जाम्पल की मदद समझते हैं या एक फोटो की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक तरफ लिखा है डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसको हम अपसारी चिंतन कहते हैं, ओपन एंडेड थॉट, दिशाओं में सोचना। एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आया आपके पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर है, यूपीएससी में ऐसे लिखना है मान लीजिए, तो उसमें आप दिशाओं में सोचेंगे, ठीक है ना। किसी के लिए आप जन्मदिन पे लेटर लिख रहे हैं तो आपके विचार होंगे, जो फैलाव होगा विचारों का, है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी आपके पास। अगर आप किसी को कोई जवाब दे रहे हैं यस और नो में, या 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, बहुत सारे दिमाग में विचार हैं, तो विचार बहुत सारे सोचने में डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती है, अपसारी चिंतन लगता है, दिशाओं में सोचना लगता है। कई सारे विचारों से एक पॉइंट या एक डिसीजन लेने में अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग लगती है, जिसको हम यहां पे डिसाइड व्हाट टू डू, डिसीजन लेना, और डिसीजन लेने में इंटेलिजेंस लगती है, यानी बुद्धि का प्रयोग होता है, डिसीजन मेकिंग में कॉग्निटिव थिंकिंग का प्रयोग होता है। वहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है। ऐसे याद रख सकते हो कि रचनात्मकता मतलब दिशाओं में सोचना, कुछ नया सोचना। भाई 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज किया या 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज किया, इसमें आपने कुछ क्रिएटिविटी नहीं लगाई। क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया सोचना, कुछ अलग सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ हटके सोचना। तो आपने इसमें कुछ भी नया नहीं सोचा। जब आपने 2 में से एक ऑप्शन चूज किया या कोई डिसीजन लिया, तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, उसी में से डिसीजन लिया। जब आप सोच रहे हैं तो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं तो कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं। बात सही है, इतनी बात क्लियर है। जिस व्यक्ति ने सवाल बनाया होगा मान लीजिए आपके पेपर में, तो उसने तो डाइवर्जेंट थिंकिंग की है, क्रिटिकल थिंकिंग की है, हर दिशा में सोचा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो आपने कन्वर्जेंट थिंकिंग की है, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग, ये सब डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। एक और उदाहरण से आप यहाँ देख सकते हो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन क्या है। अपसारी चिंतन की जब हम बात कर रहे हैं तो दिस इज दिशाओं में सोचना, एक आइडिया से 50 सॉल्यूशन सोचना, 50 बातें सोचना कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बच्चा देखो कितने सारे विचार हैं, एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट्स पे जा रहा है, दिशाओं में फैल रही है थिंकिंग। दिस इज कॉल्ड, मैं कुछ क्वेश्चंस भी बीच में कराऊंगी आज, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिशाओं में सोचना। बात सही है। हाँ, ग्रेजुएशन का एग्जाम या एसए टाइप एग्जाम या 12th क्लास का एग्जाम ओपन एंडेड, आप अपने हिसाब से लिखते हो ना, शब्द लिमिटेड होंगे लेकिन फिर भी उसमें अपने विचार, अपनी भाषा सबकी अलग हो सकती है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं सीटेट का पेपर या कल को केंद्रीय विद्यालय का पेपर, तो 4 ही ऑप्शन है, एक चूज करना है, तो ये क्लोज्ड एंडेड हो जाएगा। बात सही है। कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन की जब हम बात कर रहे हैं तो कन्वर्जेंट थिंकिंग कहती है कि आपका जो है कई दिशाओं से आपका एक पॉइंट पे आना। तो 4 ऑप्शन थे पेपर में, एक सही चूज कर लिया, दिस इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। डिसीजन लेने में कन्वर्जेंट थिंकिंग लगती है, वहीं मल्टीपल दिशाओं में जाने में डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती है। बात सही है नहीं है? चलिए, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर आता है आपके जो बाकी के 3 प्रकार में लिखे हुए थे, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और कॉन्क्रीट और क्रिटिकल थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी अच्छी चीज है, सारी ही थिंकिंग अच्छी चीज है। थिंकिंग तो बढ़िया ही है अपने आप में, सोचना कब से बुरा हो गया, सोचना तो अच्छी चीज है। बच्चे में थिंकिंग प्रोसेस को आपको जगाना है, नहीं तो वो क्या करेगा, किसी बाबा ने झाड़ फूंक कर दी वो मान लेगा, किसी और धर्म के ठेकेदार व्यक्ति ने कुछ और कर दिया वो मान लेगा, है ना। तो स्थिति वैसी बन जाएगी। मनवाना नहीं है बच्चे को, थिंकिंग जगानी है उसकी। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी विचारशील चिंतन कहते हैं इसको, कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो किसी चीज पे, आपने कोई अनुभव लिया, आप या फिर आप किसी चीज पे विचार कर रहे हो, है ना, विचारशील हो आप, आइडियाज सोच रहे हो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या आप कहीं गए थे और उस पे आप विचार कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, प्रकाश डाल के देख रहे हो अपने उस अनुभव पे, पहले प्यार पे सोच रहे हो। दिस इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, है ना। और अगर इसको एक लेवल और आगे ले जाए
चिंतन करना, मनन करना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं प्रीति, ये सब स्टीरियोटाइप है कि गर्ल एक ही तरह सोचती है क्या या बॉय एक ही तरह सोचते हैं क्या, ये सब स्टीरियोटाइप है। गधे एक तरह सोचते हैं, अब वो चाहे जेंडर कुछ भी हो उनका। गधे से मेरा मतलब समझ रहे हो ना, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं चलाते, ठीक है ना, तो वो सब एक ही जैसे सोचते हैं। तो उसमें आपको आना है तो फिर जेंडर न्यूट्रल है वो गधा होना, ठीक। देखिएगा, तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में जैसे लॉजिकल थिंकिंग भी लगेगी, आपकी हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी लगेगी, पांचों के पांचों पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ नहीं है इसमें। चाहे वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, कन्वर्जेंट थिंकिंग हो, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो, कॉन्क्रीट थिंकिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, या फिर फॉर दैट मैटर एनालॉजिकल थिंकिंग हो। वो एनालॉजिकल थिंकिंग को हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो आगे आएगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग देखो, बच्चा जो है, व्यक्ति जो है, वो सोच रहा है, विचार में है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, चिंतन में है अगर मैं कहूं तो। अब वो चिंतन जो है भावी भविष्य के बारे में हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ बीत गया हो उस पर सोच रहा हो, है ना, कि उसको और कैसे बेहतर कर सकते थे, इस पे भी सोच सकता है व्यक्ति, ठीक है। अपने ही अनुभवों को, अपने ही एक्शंस को आप क्या है डीपर वे में जाकर के सोच रहे हैं। अब उसमें एनालिसिस लग जाएगा, उसमें जो भी आपकी मेंटल प्रोसेसेस लग सकती हैं वो सब आपकी यहां लागू होंगी। बात सही है नहीं? बात सही है कि नहीं, ये बता दो। आएंगे अभी, क्या कह रहे हो, मेटाकॉग्निशन पे आएंगे अभी, तो उसमें सारे टॉपिक्स हैं, इसमें जो जो पूछा जाता है आपसे 10 नंबर में, इसीलिए मैंने बड़ी क्लास लगवाई है, 2 घंटे कम से कम चलेगी, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़े। एनीवे, देखिएगा कहानी ऐसी है, इसमें कौन अच्छा, सब अच्छे हैं, हमारा इन सब का प्रयोग क्रिटिकल थिंकिंग कर लिया जाएगा, तो हाईएस्ट पे जाओगे तो क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे ज्यादा दिमाग इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होगी, इवन डाइवर्जेंट थिंकिंग इज गुड, बिना डाइवर्जेंट थिंकिंग के क्रिटिकल थिंकिंग भी कर पाना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि दिशाओं में तो आपको सोचना होगा। बट अगर आप टू द पॉइंट देखोगे तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है नएपन को, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पे फोकस करती है। हाँ, इसमें थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, बट आप समझ लेना, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी आप विचार कर रहे हैं, चाहे वो भविष्य की योजना पे हो, चाहे वो पास्ट में हुए अनुभवों पे हो, है ना, चाहे कोई डिसीजन लेना हो, आप चिंतन में हैं, विचारशील हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, प्रकाश डाल रहे हैं, विचार में है। कॉन्क्रीट थिंकिंग यानी मूर्त चिंतन जिसको हम कहते हैं, आपने कोई एक्सपीरियंस लिया या आपके सामने इन हैंड कोई चीज है, उस पर आप सोच रहे हैं कि मैकेनिक जो है गाड़ी अगर ठीक कर रहा है तो वो कॉन्क्रीट थिंकिंग करेगा कि ये ऐसे है, इसको इससे जोड़ दूं अगर तो बात बन जाए। तो जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस आपने लिया है उसमें जब आप सोच रहे हैं तो वो कॉन्क्रीट थिंकिंग है, ठीक है ना। तो जो चीजें सामने हैं उन पे सोचना, प्रेजेंट में सोचना, ये कॉन्क्रीट थिंकिंग है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो सकता है आप पास्ट किसी चीज पर रिफ्लेक्ट कर रहे हो, प्रकाश डाल रहे हो, या आने वाले फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग की जब आप बात करते हो तो इसको समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं हिंदी में। ये इसमें सब कुछ आ जाएगा, फैक्ट क्या है, एनालिसिस क्या है, सिंथेसिस क्या है, क्या किसी चीज में अंतर है दो चीजों में, है ना। तो ये प्रॉपर जो है तथ्यात्मक चीजें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग में जो है आ जाएंगी। समालोचनात्मक चिंतन के अंदर फैक्ट, ओपिनियन, हर एक पहलू से किसी चीज को देख पाना समालोचनात्मक चिंतन है ना। और इसको जगाना 21st सेंचुरी स्किल्स में कहते हैं हम इसको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 21वीं शताब्दी के कौशलों में से एक कौशल है, 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर आता है कि बच्चा जो है ऐसा ना हो, किसी ने कहा झाड़ फूंक करा लो, आपने करा ली, किसी ने कहा ये पानी पढ़ लो, ये फलाना कर लो, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं और उसको फैक्ट मान लेना, इसका मतलब आपने क्रिटिकल थिंकिंग नहीं की है। कोई अगर मानता ही है तो बात अलग है, मानने में तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग चली ही जाती है भाई। जहां द मोमेंट यू जस्ट बिलीव समथिंग, तो बिलीव का तो जरूरी नहीं है उसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग लग रही हो, वो फिर बिलीव का तो, बिलीव और क्रिटिकल थिंकिंग के दो रास्ते अलग हो जाते हैं ज्यादातर, बहुत कम जगहों पर क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो आपको समझ आएगा, अगर धर्म है या कुछ भी है, कोई भी चीज है, या माँ बाप भी है, ईश्वर भी है, कुछ भी है अगर दुनिया में, या मैं खुद भी हूं, तो मेरे अंदर विचार कमियां होंगी, अच्छी चीजें मुझे किसी से सीख लेनी है या अडॉप्ट कर लेनी है, मतलब आप कॉम्प्लेक्स वे में चीजों को देख पाएंगे, आप कॉम्प्लेक्स वे में चीजों को देख पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग में इंडक्टिव रीजनिंग सब लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये है कहानी। ये सारी ही प्रकार की थिंकिंग अपने आप में अच्छी हैं। जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मान लीजिए, तो वो कॉन्क्रीट थिंकिंग में आ जाएगा। रिफ्लेक्टिव किसी कोई एक्सपीरियंस हुआ उस पर आप उस अनुभव पे विचार कर रहे हैं या आगे कुछ विचार करने की कोशिश कर रहे हैं, जनरली पास्ट के केस में ज्यादा यूज होता है। क्रिटिकल थिंकिंग तो आप आगे कोई डिसीजन लेना है, हर एक पहलू से किसी चीज को देखना है, ये सब आता है। हाँ प्रभा, आई अंडरस्टैंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर लड़ाई। EMRS रिजल्ट आउट, चलिए बहुत बढ़िया जी। डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग हम पढ़ चुके हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग को जॉय पॉल गिलफर्ड ने जोड़ा है किससे? देखिए, हर एक डाइवर्जेंट थिंकर क्रिएटिव ही होगा, ये जरूरी नहीं है। दिशाओं में बहुत लोग सोचते हैं फिर भी कुछ नया नहीं बन पाता कई बार, ठीक है ना। क्रिएटिव थिंकिंग से जोड़ा है डाइवर्जेंट थिंकिंग को, रचनात्मक चिंतन जिसको हम कहते हैं। और वहीं अगर आप बात करोगे कन्वर्जेंट थिंकिंग की, तो इसको जोड़ा है इंटेलिजेंस से, इसको जोड़ा है इंटेलिजेंस से। क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज किया, इसमें इंटेलिजेंस लगी है, कुछ नया लिखा अपनी तरफ से, तो वो उसमें लिखा है डाइवर्जेंट थिंकिंग। नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग एक्सपेरिमेंट करने में लगे ना लगे, एक अच्छे डिसीजन लेने में जरूर लगती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये कॉन्क्रीट थिंकिंग है सीपी मिश्रा जी, कि अगर मोहन की गाड़ी खराब हो जा रही है और वो अपने अनुभवों के आधार पे जो है उसको सॉल्व कर रहा है, और अगर कॉन्क्रीट थिंकिंग का ऑप्शन नहीं है वहां, तो एक ऑप्शन होगा एनालॉजिकल थिंकिंग का, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगेगा, वो यहाँ नहीं लगेगा, अभी आएंगे उस पर, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एनालॉजिकल थिंकिंग आप करते हैं, यानी पहले कभी जैसी सिचुएशन आपके सामने आई होगी उसी एक्सपीरियंस को यूज करके आपने नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, है ना। जैसे ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का उदाहरण है कि ये पिछले साल शायद 2024 की बात है कि न्यू ईयर के आसपास मैं जो है मॉडल टाउन में घूम रही थी, और ये आपको बताइए सर्दियों में ये सब चीज़ें बेची जाती हैं इंडियन रोड्स पे, और ये जो भैया हैं ये अपना कुछ सामान बेच रहे हैं, जैसे मूंगफली और ये सब मुरमुरे और ये सब। तो इन्होंने जो है, जो साइकिल की ट्यूब होती है ना, साइकिल के टायर में, आपने देखा होगा ये अपने गली मोहल्लों में, छोटे कस्बों में, शहरों में, भारत में बहुत यूज होती है। तो इस ट्यूब को उन्होंने यूज किया है अपना ये सामान न गिर जाए उसको बांधने के लिए। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, इलास्टिसिटी भी है, और ये टाइट भी रहेगी, ठीक है ना। दिस इज क्रिएटिव थिंकिंग।
दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग की है, इन्होंने ओपन एंडेड सोचा है, मुक्त सिरों पे सोचा है ना। एक भाई साहब है, हालांकि ये थोड़ा सा जातिवादी ही हरकत है, बट इन्होंने लिखा हुआ है 16 × 2 8, 16 दूनी 8। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक अलग कहानी है, बट ये भी है तो क्रिएटिविटी ही, ठीक है ना। नहीं सी दो उसमें मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग लगेगी कि सीटेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, अभी आएंगे उस पे भी, है ना। अब क्रिएटिविटी के कुछ तत्व होते हैं जिसमें 4 मुख्य तत्व हैं। ट्रिक है FFOE, FFOE, तो F² OE भी याद रख सकते हो। पहला F मतलब फ्लुएंसी, यानी क्रिएटिव थिंकर या फिर कुछ नया बनाने के लिए आपके दिमाग में आइडियाज जो है वो धारा प्रवाह होने चाहिए, फ्लुएंटली बहने चाहिए, है ना। कैसे बहने चाहिए आइडियाज, फ्लुएंटली आने चाहिए आपके दिमाग में, फ्लुएंसी होनी चाहिए, यानी एक प्रॉब्लम आती है आपके दिमाग में 50 सॉल्यूशन आने लगते हैं। दिस इज, अभी आएंगे एनालिटिकल थिंकिंग में, एनालॉजिकल थिंकिंग में और उसमें क्या अंतर है, आएंगे, अभी आगे आएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक में है, शांति रखो, शांत करता सारी थीम, ठीक। फ्लुएंसी की जब हम बात करें तो धारा प्रवाहित है, यानी मल्टीपल थॉट्स हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस आते हैं किसी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रिगार्ड में। फ्लेक्सिबिलिटी की जब हम बात करें तो ये है लचीलापन। लचीलापन मतलब एक तरीका काम नहीं कर रहा दूसरा करेगा, दूसरा काम नहीं कर रहा तीसरा करेगा। आपने वो सुना होगा कि अगर प्लान ए काम ना करे तो चिंता नहीं करनी है, बाकी के 25 लेटर्स हैं आपके अल्फाबेट में, है ना। प्लान ए नहीं काम करेगा, बी करेगा, बी नहीं सी करेगा, सी नहीं डी करेगा। जीवन है, जब तक जीवन है तब तक कोशिश करेंगे अलग अलग तरीके से। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है कि टूटेंगे नहीं, कि एक पेपर क्लियर नहीं हुआ या एक व्यक्ति नहीं मिला तो जीवन खत्म हो गया, जीवन खत्म नहीं होता। जो भी है सर्वाइव करना हमारा उद्देश्य है, तो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ये नहीं ये नहीं ये, कुछ ना कुछ करके सर्वाइव कर लेंगे। नहीं, ये सीरियल ऑर्डर की जरूरत नहीं है, बस याद रखने का तरीका है। ये 4 एलिमेंट होते हैं ओवरऑल। ओरिजिनल थिंक, ओरिजिनलिटी जिसको हम कहते हैं, मौलिकता, यानी कुछ नया, कुछ नोवल सोचना, कुछ अपना सोचना, है ना। हमने चैनल बनाया लेट्स लर्न, नोवल सोचना है। पहली बार लोगों ने जो है इतने लोग होते हैं टीचिंग एग्जाम्स में, ये देखा बहुत सारे लोगों ने फिर उसको कॉपी भी किया, हमारे स्टाइल को हिंदी मीडियम में भी कॉपी करके जो है पढ़ाया। अपने एग्जाम्पल्स तक नए नहीं बना पा रहे हैं आज तक, कोशिश करते हैं बेचारे, तो वो ठीक है। मतलब मुझे तो उसमें भी वो नहीं लगता, जिसको जैसे ठीक लगे, किसी का मदद हो रही है, अगर मान लो सबका स्टाइल है ना पढ़ाने का, तो कोई नहीं, अब उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी है उस चीज में, यानी नोवेल्टी है, कुछ मौलिक है, ऐसा नहीं कि उठा के कॉपी कर लिया है, ठीक है। इलैबोरेशन यानी विस्तार। अब जब आपने फ्लुएंसी, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आने चाहिए क्रिएटिविटी के लिए, ये एलिमेंट है क्रिएटिविटी का। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए उन आइडियाज में। ओरिजिनलिटी, कुछ नयापन होना चाहिए। एंड देन जब ये आइडिया आपने चूज किया कुछ नएपन के साथ, तो इलैबोरेशन, इसको डिटेल में ले जाकर के एक्चुअल में कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे ये आप सोच पाएं। भाई अगर आप वो देखते हैं ट्रॉली बैग, तो उसके नीचे एक पहिया लगा हुआ है, छोटे छोटे से वो टायर होते हैं, तो किसी ने सोचा होगा ना कि इसको हमेशा ही उठा के इतने भारी बैग को कैसे ले जाया जाए, तो कोई और तरीका होना चाहिए, है ना। तो टायर का इन्वेंशन पहले से था, ट्रॉली का इन्वेंशन पहले से था, उसको छोटा किया, लगाया, एक ओरिजिनल आइडिया बनाया। तो फ्लेक्सिबिलिटी सोची होगी, अच्छा ये तरीका काम नहीं करेगा, ऐसे कर सकते हैं, अच्छा इसको इस चीज पर रख के नहीं, इसमें कुछ लगा ही दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर किसी ने हैंडल सोचा होगा, एक तरीका नहीं दूसरा सोचा होगा, तो पहले तो बहुत सारे आइडियाज आए होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कुछ नया बनाने में। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, एक तरीका नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, थॉमस एल्वा एडिसन ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर जाकर के ही कोई जो है सफल हो पाया। तो ओरिजिनलिटी, कुछ नया मौलिक पे पहुंच पाना, कुछ ओरिजिनल सोच पाना। इलैबोरेशन, उस आइडिया पे इलैबोरेट कर पाना, डिटेल में जा पाना और समझना कि काम कैसे होता है, बहुत बढ़िया दीवा, है ना। तो इलैबोरेट कर पाना, उस पे उस चीज को एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे हो पाएगी वो रियल लाइफ में, वहां तक पहुंचा देना। तो ये 4 क्रिएटिविटी के लक्षण हैं, तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी में और या प्रॉब्लम सॉल्विंग में और 4 चीजें आती हैं। जैसे आप देखें, ये 4 स्टेप की एक प्रोसेस होती है। प्रेपरेशन, PIIV बोलते हैं इसको, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। तो अगर हम देखें इसको, तो प्रेपरेशन क्या है, तैयारी। प्रेपरेशन क्या है, तैयारी, कि आपके सामने कोई भी डेटा है, किसी भी चीज पे आप बोलने वाले हैं या कोई प्रॉब्लम है आपके सामने, तो आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। आपके पास जितना भी डेटा है उससे रिलेटेड कोई किताब होगी, कुछ सोच रहे होंगे, वो सब आप प्रिपरेशन में आता है आपके, कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन निकालेंगे, इसलिए ये डेटा है और ये सब चीजें जो है मंतशा देखनी है कि प्रिपेयर करने, जैसे आप पेपर में प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई नोट्स बना रहे हैं, सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, यहाँ बैच में पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, सब प्रिपरेशन का पार्ट है। प्रॉब्लम सॉल्व करना क्या है, वो एग्जाम है या कोई और चीज हो सकती है, नए ढंग से सॉल्व करना। इंक्यूबेशन है, आपने कोशिश की, प्रिपरेशन की, जो भी डेटा आपके पास था एक सवाल सॉल्व करने के लिए, सब आपने लगा दिया। अब आपके दिमाग में एक चीज है, इसको अवधान बोलते हैं इंक्यूबेशन को। अब दिमाग में चीजें चल रही, हो सकता है आपको समाधान नहीं मिला, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या कोई आविष्कार नहीं कर पाए। अब आपके दिमाग में वो चल रही है प्रक्रिया, अंदर है, आपको नहीं पता चल रही है, बस चल रही है सबकॉन्शियसली, है ना। तो दिमाग में प्रक्रिया चल रही है। फिर एक दिन आप कुछ कर रहे होंगे, अचानक से एक बत्ती जलेगी, आइडिया आएगा, इसको कहते हैं इल्यूमिनेशन, थर्ड स्टेप, है ना। कि आर्किमिडीज ने जब प्रिंसिपल दिया तो उनके दिमाग में नहाते नहाते आइडिया आया और उन्होंने कहा यूरेका यूरेका, और वो भागे स्विमिंग पूल से जो है यूरेका यूरेका कहते हुए। यूरेका का मतलब होता है आई फाउंड इट, मतलब मुझे मिल गया, मतलब दिमाग की बत्ती जल गई, सॉल्यूशन, आहा मोमेंट भी कह देते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये थर्ड स्टेप है। फिर ये जो आइडिया आया आपको कि यार ये क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो सकता था, आपने कभी देखा होगा कि आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, प्रिपरेशन में खूब कोशिश की आपने, ठीक। फिर आप इंक्यूबेशन में चली जाती है, वो ब्रेन के प्रोसेस में चली जाती है, अंदर अंदर पक रही है खिचड़ी, आपको हो सकता है ना पता हो, आप एक्टिवली ना भी सोच रहे हो, सोच भी रहे हो, लेकिन समाधान आपको नहीं पता है। फिर अचानक से आप कर रहे थे कुछ और आपको आइडिया, ये तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकता था, तो ये इल्यूमिनेशन है, प्रकाशन है ना, दिमाग की बत्ती जली। फिर आप ये जो आइडिया आपको आया, आप करके देखते हैं, क्या इसको वेरीफाई करता हूं, एक्चुअल में काम करेगा कि नहीं करेगा, दिस इज वेरिफिकेशन, प्रमाणीकरण, फोर्थ स्टेप। तो ये 4 स्टेप हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करते हैं, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करते हैं। ये भी कह सकते हो कि क्रिएट किया, क्रिएटिवली कुछ नया समाधान सोचने में आप यूज करते हो। इंक्यूबेशन है, आपके दिमाग में अंदर प्रोसेस चल रही है, आपको नहीं पता, सबकॉन्शियस में चीजें चल रही हैं। जैसे हो सकता है आप घर में कोई चीज कहीं लगाना चाह रहे थे, कोई समाधान ढूंढना चाह रहे थे, कोई नए ढंग से कोई डिश आपने बनाई और नहीं बनी, तो प्रिपरेशन की, आपने सोचा समझा, चीजें की। अब इंक्यूबेट आपका दिमाग करेगा, आपने छोड़ दिया यार, 2 बार बना के देखा, कोई पकौड़े हैं या कुछ भी है और नहीं बन रहा ठीक, आपने छोड़ दिया कि बार बार ये भटूरा खराब हो जाता है। अब आप कुछ और कर रहे थे, इंक्यूबेशन मतलब दिमाग में चल रहा है और आप अपना जीवन जी रहे हैं। फिर एकदम से अचानक से आइडिया आएगा, इल्यूमिनेशन होगा कि यार इसको तो ऐसे करके देख सकते हैं। अब ये जो आइडिया है इसको वेरीफाई भी तो करना है कि करके देख सकते हैं होगा कि नहीं होगा। तो आप करके जब फाइनली देखेंगे तो वेरिफिकेशन है कि ये जो इल्यूमिनेट हुआ था, ये जो बत्ती जली थी, ये कारगर आइडिया आया था या एम ही था। बात समझ रहे हो। तो ये है कहानी जो आपके सामने आ रही है।
बहुत बढ़िया सैयद। हाँ, मेरे साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा कभी ना कभी होता है कि सबकॉन्शियसली वो प्रक्रिया चल रही होती है ना? और अचानक से जो है फिर उसका समाधान आता है। लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर थॉमस एल्वा एडिसन जो है एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते तो अचानक से उनको आइडिया नहीं आ जाता। ठीक? तो ये कहानी है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो ये एक बात हुई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब हम बात करें, जैसे यहाँ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमने बात की, उसी तरह से समस्या समाधान में ये 5 मुख्य स्टेप होते हैं जिनको हमें देखना होता है। मेन स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। तो बच्चे को हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बनाना है कि वो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग जीवन में करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी लाइफ लॉन्ग, है ना? समस्या समाधान आपको आना चाहिए जीवन में, नहीं तो चलेगा कैसे? कोई प्रॉब्लम आई उसके 5 समाधान आपके दिमाग में होने चाहिए। नहीं है तो सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन समस्या समाधान बच्चे को आपको सिखाना है। हमेशा ऐसा नहीं होगा पिताजी और माताजी, भाई और बहन या कोई आपके लिए होगा समस्याओं के समाधान के लिए। आपको खुद से समस्या समाधान करना सीखना है। इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा सीख जाए, ये धीरे धीरे आपको उसकी तरफ अग्रसर करना है ना? कि आप बच्चों को सामान लेने जाना है मार्केट से, ये भी आप सिखा रहे हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, लेकिन आप उसको करने ही नहीं देंगे कोई प्रॉब्लम सॉल्व। उसकी साइकिल की चेन उतरी और वो उसको चढ़ाने की कोशिश की, उसने किसी से मदद ली या कहीं साइकिल की दुकान के पास गया, खुद से चढ़ा, यूट्यूब पे आजकल वीडियो देखी तब चढ़ाई। एक बच्चा जो गांव से जा रहा है, तो ये सब क्या है? वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये भी तो एक प्रॉब्लम है लाइफ में। कल को कोई व्यक्ति के पास वो जाएगा, हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, प्यार मोहब्बत में हो, और वो व्यक्ति कहे नहीं भाई कल से जीवन अलग है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बात हो गई खत्म। अब ये भी एक प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करेगा? हो सकता है उससे बात करे और समस्या का समाधान निकाले, हो सकता है समाधान ना मिले, सोचे विचारे, एक लेटर लिखे, हो सकता है उससे भी बात ना बने और एक फाइनल डिसीजन लेना पड़े उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कि रोज रोज के झगड़े या परेशानी या व्यक्ति जो आपके साथ नहीं रहना चाहता उसके साथ आप क्यों रहेंगे? तो ये समस्या समाधान करने का तरीका ही तो नहीं। तो कई लोगों से एक एक प्रॉब्लम से ऐसा अटक जाते हैं, वो जीवन में फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना? हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल हिमाद्री। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती है? हर टाइम माँ बाप सर पे मंडराते रहते हैं, है ना? बैसाखियां दे देते हैं, उनको कोई डिसीजन लेने नहीं देते। हमारे यहाँ तो इंडिया में हम देखते हैं 50 साल का आदमी भी बच्चा ही है, उसके लिए भी डिसीजन पापा ही ले रहे हैं। शादी किससे करनी है, काम क्या करना है, हर चीज का डिसीजन पापा मम्मी ही ले रहे हैं। कई बार वो अच्छा भी होता है, बट मतलब अच्छा ही होता है, माँ बाप तो अच्छा सोच के ही करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि अगर आपकी चॉइस, मतलब हम मोटिवेशन में भी ये पढ़ते हैं, अभी आगे चल करके पढ़ेंगे कि ऑटोनॉमी कितनी जरूरी है, कि अगर आपने कोई चीज चूज की होती है, जैसे मैं ये मानती हूँ कि अगर मेरी गलती खुद की हो, है ना, मैंने खुद से चूज किया है, कोई भी चाहे मेरा डिसीजन गलत ही क्यों ना हो, बट आई वुड प्रेफर कि वो मेरा डिसीजन हो। अब वो एक अपने आप में फिलोसॉफिकल डिबेट है कि आपका डिसीजन आपका है भी कि नहीं, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के वो उस पे नहीं जाना है, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है आपको, ये सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको उसको इंडिपेंडेंट एक्शंस लेने देने होंगे, उसको थोड़ा 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 करके स्टेप्स हैं अलग अलग, वो सिखाना है। ठीक, समझते हैं कैसे करेगा बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, उस पे आएंगे। पहले ये 5 स्टेप पढ़ लेते हैं, है ना? पहले तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये बहुत सारे मेथड्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, बट ये एक बहुत ही फेमस 5 स्टेप्स हैं जिनको हम बेसिक कहते हैं, एकदम 5 प्राइमरी स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, यानी आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर पाए। इससे भी पहले एक और मेथड है, उसमें आता है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, यानी समस्या की पहले पहचान तो हो कि समस्या है क्या। तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम या समस्या की पहचान करना। भैया प्रॉब्लम है क्या, उसको पहचान करना है, डिफाइन करना, उसको एक्सप्लेन करना, परिभाषित करना। अगर मैं कहूँ समस्या को परिभाषित करना कि भैया ये प्रॉब्लम है, डिटेल में ये काम यहाँ अटका हुआ है या ये चीज समझ नहीं आ रही है ना? परिभाषित कर रहे हैं आप पहले। हाँ एग्जैक्टली मुसरा। तो हमारे यहाँ इस चीज को बहुत बढ़ावा भी दिया जाता है कि देखो हम तो माँ बाप की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलाते हैं, तो फिर आपका जीवन आपका कभी नहीं रह पाएगा। माँ बाप की मर्जी होना अच्छी बात है ना? उनको कोई दुख ना देना अच्छी बात है, उनको सपोर्ट करना वटेवर, वो सारी चीजें एक तरफ है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट अगर आप अपने जीवन के डिसीजन खुद से नहीं लेंगे तो वो जब एरिक्सन की आखिरी स्टेज आएगी ना, तो आप फ्रस्ट्रेटेड दिखेंगे। यार जीवन तो दूसरों के लिए ही जी लिया, अपना जीवन अपने हिस्से के डिसीजन तो कभी लिए ही नहीं। या फिर आप एक काम करेंगे कि आप कहेंगे कि मैंने ऐसे जिया है, मेरे बच्चे भी ऐसे जिएंगे, उनके बच्चे भी ऐसे जिएंगे, अपनी मर्जी से यहाँ कोई नहीं जी पाएगा, है ना? एनीवे, तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम यानी किसी समस्या को परिभाषित करना। समस्या को क्या करना? परिभाषित करना। आइडिएटिंग अ सॉल्यूशन, अब जब प्रॉब्लम को आप डिफाइन कर रहे हैं, डिटेल में समझ रहे हैं कि ये समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, वॉटएवर, पॉल्यूशन की समस्या है, ठीक, दिल्ली में अगर बात करें, तो अब एक आइडिएटिंग ऑन अ सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन पे आइडिएट कर रहे हैं, यानी आइडियाज सोच रहे हैं एक सॉल्यूशन पे, आइडिएटिंग ऑन अ सॉल्यूशन, कि भाई क्या समाधान हो सकता है, इस पे विचार कर रहे हैं। समाधान पे विचार करना, एक विचार अगर आपके दिमाग में है तो उस पर विचार करना, समाधान अगर आपके दिमाग में है तो समाधान पर विचार करना। बात सही है? देन आपका आता है कमिटिंग टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी आपने विचार किया कि इसका ये समाधान हो सकता है, अब आप एक कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब सॉल्यूशन पे टेकिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन या टेकिंग अ एक्शन, टेकिंग एन एक्शन, कि आपने आइडिया सोचे, आइडिएटिंग ऑन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सोचा, अब एक सॉल्यूशन को तो कमिट करना पड़ेगा ना कि यार ये काम करके देख लेता हूं, है ना? ये काम करके देख लेता हूं, तो कमिटिंग टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, एक डिसीजन लिया, अब इसको इंप्लीमेंट किया, यानी कि भाई ये तरीका हो सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अब इसको इंप्लीमेंट करके देखता हूं, घर में टीवी खराब है उसको सही करने का तरीका हो सकता है। एनीवे, कैरी आउट द प्लान कह देते हैं इसको, इंप्लीमेंट किया अपने सॉल्यूशन को। और पांचवा है फाइनली एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, आप एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं रिजल्ट्स का, या तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, नहीं तो फिर से आपको ये 5 और वापस से इसी स्टेप में घूमना होगा। ठीक है ना? बात सही है? यूनाली किसी को भी वो नहीं करनी भाई, क्या कहते हैं उसको, इग्नोर, पढ़ लो शांति से, ठीक है ना? तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम पहला,
आइडिएट करना सॉल्यूशन, फिर कमिटिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, इंप्लीमेंट योर सॉल्यूशन। ये जरूरी नहीं कि वर्ड्स के रट्टे लगाने आपको समझ में आ जाना चाहिए। इससे भी पहले अगर ऑप्शन दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, तो यस पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, पहले पहचानना है प्रॉब्लम को, ठीक है ना, पहले प्रॉब्लम को पहचानना आना चाहिए। तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, यस अगर इससे पहले ऑप्शन में दे दिया हो आइडेंटिफाई करना तो बिल्कुल चले जाओगे उसके साथ। फिर डिफाइन, आइडिएटिंग ऑन अ सॉल्यूशन, किसी समाधान पर विचार करना, टेकिंग एन एक्शन, फिर जो भी एक्शन आपने लिया है इस पे आप क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, है ना, कमिटिंग टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, कमिट किया कि ये वाला काम करना है, फिर उसमें जो है आपने एक्शन लिया या आपने इंप्लीमेंट किया अपने सॉल्यूशन को, और फाइनली फिर एनालाइज किया, इंप्लीमेंटिंग अ सॉल्यूशन। लास्ट है आपका फाइनलाइजिंग द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट्स आपके सामने आए उसको एनालाइज किया प्रॉपर, समझा के ये चीजें हैं। अब इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनती हैं, फटाफट से एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है ना। हेल्पफुल थिंग्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, या प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या मेथड्स हो सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी कह सकते हो आप, मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान के तरीके, मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या हो सकते हैं भैया। जैसे आपका ह्यूरिस्टिक मेथड हो सकता है, ह्यूरिस्टिक क्या होता है अब आप कहेंगे, ह्यूरिस्टिक विधि, और क्या हो सकता है, एल्गोरिथमिक, एल्गोरिथम भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है। और क्या तरीके हैं, ह्यूरिस्टिक्स हमने पढ़ लिया, एनालॉजी एक तरीका है, ट्रायल एंड एरर एक तरीका है, ट्रायल एंड एरर एक तरीका है, एनालॉजिकल थिंकिंग एक तरीका है, या एनालॉजिकल थिंकिंग एक तरीका है। ये सब तरीके हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स हैं, बात सही है। तो अगर आप देखते हैं समस्या समाधान के जब विधियों की बात कर रहे हैं, तो ये जो एनालॉजी है, अनुरूपात्मक सोच कह लीजिए, आप चिंतन कह लीजिए, ह्यूरिस्टिक्स जिसको हम अनुमानी विधि कह देते हैं, एल्गोरिथम को कलन विधि या एल्गोरिथम से ही याद रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो ह्यूरिस्टिक मेथड की जब हम बात कर रहे हैं, अनुमानी विधि जिसको हम कह देते हैं, ये जुगाड़ मेथड है, अनुमानी विधि, कि आपने देखा कि आपने एक बार कोई चीज की थी, या आप रिमोट को जब ये करते हैं, आप देखते हैं कि रिमोट है या बाइक है, कोई चीज बंद हो गई, आप कोशिश करेंगे धक्का दें, आगे पीछे करें, कुछ ऐसे ठक ठक करें तो चल जाए, ये तुक्का लगाया आपने, ठीक है ना, ये तुक्का लगाया है आपने, ह्यूरिस्टिक है, जुगाड़ है कि ये चीज ऐसे काम कर जाती है, हमने अपने अपने जुगाड़ बनाए हुए हैं, ये भी लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं कई बार जुगाड़, तो इसको ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, ठीक। एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपको पता है कि स्टेप 1 ये लेना है, स्टेप 2 ये लेना है ना, जैसे ट्रबल शूटिंग होती है आपके कंप्यूटर में, तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग को एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम तभी है ना वो, क्योंकि उसमें स्टेप्स हैं प्रॉपर। हाँ, जुगाड़ जो है ह्यूरिस्टिक है। ट्रायल एंड एरर में भी कई बार आप क्या करते हैं, रैंडमली चीजें करते हैं, कि कोशिश की, गलती हुई, फिर से कोशिश की, फिर से गलती हुई, फिर गलती हटाई, तो ऐसे करते 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 कई बार आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, बट इसमें समय बहुत लगता है, ठीक है ना। करा चुकी हूँ नाली, देख लिया करो पुराने सेशंस, गार्डनर कब का करा चुकी हूँ। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एनालॉजिकल थिंकिंग ये होती है समरूपी चिंतन कह लीजिए आप इसको, या फिर अनुरूपी चिंतन कह लीजिए, है ना। अनुरूपी चिंतन क्या है, एनालॉजिकल थिंकिंग क्या है, यानी आप अनुरूप, मतलब जैसा आपने कोई सिमिलर, कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई होगी और आपने जो तरीका अपनाया वहां पे वही सिमिलर तरीका आप नई जगह भी अगर लगा रहे हो, वही प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो इसको एनालॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। कि जो एनालॉजी, जैसे मैं कहूं कि जो आंख है हमारी, ईश्वर ने जो हमको आंखें दी हैं, ये कैमरा की जैसी हैं, तो मैंने आपको एक अनुरूपात्मक उदाहरण दिया है कि इसके जैसी हैं। तो कभी कोई प्रॉब्लम आई होगी, जैसे मम्मी आपकी अगर ये कहें कि नहीं, वो दूसरी चीज का एग्जांपल है, इसमें यूज नहीं होगा, तो जैसे आपने पहले कोई उस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उसके आधार पे आपने नई प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जो प्रीवियस नॉलेज आपकी थी उसके आधार पे जब आप कुछ समाधान निकाल रहे हैं, तो ये एनालॉजिकल थिंकिंग है। इतनी बात सही है नहीं है। तो ये 4-5 तरीके हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम इस्तेमाल करते हैं, समस्या समाधान में हम इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर इन विच अ प्रेस्क्राइब्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड शुड बी फॉलोड इज और एन, यानी वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड्स, कि ये स्टेप 1 होगा, ये स्टेप 2 होगा, ये स्टेप 3 होगा। एग्जांपल नॉन एग्जांपल पढ़ाने का तरीका है, वो भी लास्ट में को याद दिला देना, बता दूंगी मंतशा। जल्दी से बताइए फटाफट, बिना देरी के। हाँ, कि पास्ट सिमिलर एक्सपीरियंस, लगभग वैसी ही प्रॉब्लम को आपने कभी सॉल्व किया था, वो एनालॉजिकल थिंकिंग उसमें लगती है। ये एल्गोरिथम है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, एल्गोरिथम है। एनालॉजी तो सिमिलर प्रॉब्लम के बेस पे अगर कुछ सॉल्व कर रहे होते आप तो हो जाता, कुछ उसमें कॉमन होना चाहिए जो पहले आपने किया था। ह्यूरिस्टिक जुगाड़ है, रैंडम फंडे हैं, ट्रायल एंड एरर अगेन रैंडम ट्राई है, फेल होंगे, फिर से गलती होगी, फिर से ट्राई करेंगे, तो इससे भी प्रॉब्लम कई बार सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप मेथड आपका एल्गोरिथम कहलाता है। एक क्वेश्चन इस पे आता ही है हर बार, है ना। कलन विधि, एल्गोरिथम तभी बनता है, हम कहते हैं ना कि भाई ये एल्गोरिथम है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का, किसी चीज का, एल्गो जिसको आजकल हम बोलते हैं, एआई आ चुका है, तो वो एल्गो स्टेप बाय स्टेप वो एक प्रोसेस पे बना हुआ है, प्रॉपर सेट प्रोसेस पे, ठीक है। बात सही है। चलिए, कोमल कल क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास तो आपके साथ आखिरी है, बस मैं आपको ये बता दूंगी कि पेपर सॉल्व कैसे करना है। 6 तारीख को मिलेंगे हम, अब तो आपको रिवीजन जितना हो सके उतना कर लीजिए आप। देखिए, अभी भी ऐसा नहीं है कि हम चाहें तो करते नहीं रह सकते, वो तो अंत नहीं है। इस बार जितनी क्लासेस में हमारा सिलेबस खत्म हुआ है, इससे थोड़ी ज्यादा क्लासेस में पिछली बार हुआ था, क्योंकि हमारे पास समय बहुत था। 6 महीने 1 साल का समय अगर मिल रहा था, कम से कम भी 3 महीने, 2 से 3 महीने तो चाहिए होते ना पेपर का सिलेबस अच्छे से बहुत ही स्लोली खत्म कराने में। हालांकि सिलेबस अभी भी बहुत अच्छे से खत्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है ना। बस इसमें ये होगा कि एक तो स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हुई है, और एक दो चीजें ऐसी होंगी जो नहीं आती हैं, पहले मैं वो भी करा देती थी, इस बार नहीं कराई है, आपको बोल दिया, जैसे आरटी हुआ, एनईपी हुआ, एनसीएफ हुआ, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो पिछले 4 साल में नहीं आ रहे हैं, तो वो मैंने वीओडी में रिकॉर्डेड में डलवा दिए फिर भी, जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। लेकिन क्योंकि हमें 2 महीने भी नहीं मिले हैं सिलेबस खत्म कराने में, 1 दिसंबर से पेपर शुरू हुआ है, मतलब आपका बैच शुरू हुआ है, इस बीच न्यू ईयर भी आ गया, तबियत भी खराब होती, लोगों की ट्रैवल भी कर लिया, सब हो गया, 2 महीने भी पूरे नहीं मिले हैं सिलेबस खत्म कराने में। लेकिन ऐसा नहीं है हमने किया सब कुछ है, जो भी काम का है, एक एक चीज की है।
स्पीड थोड़ी रही है बस। फंक्शनल फिक्सनेस यानी कार्यात्मक स्थिरता की जब हम बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हिंड्रेंस बनती है, मैं आपको बता दूं, बाधा बनती है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में, समस्या समाधान में। ये सब चीजें हेल्पफुल हैं, ये तो मेथड्स हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड हुआ, एल्गोरिथमिक वे हुआ, ट्रायल एंड एरर हुआ, एनालॉजिकल थिंकिंग हुआ, ये सब हेल्पफुल है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लेकिन हिंड्रेंस क्या है, बैरियर क्या बनेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग में बैरियर बनती है एक चीज जिसको हम कहते हैं रुकावट या बाधा। बैरियर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बैरियर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड दैट इज फंक्शनल फिक्सनेस। क्या है? फंक्शनल फिक्सडनेस। फंक्शनल फिक्सडनेस। फंक्शन का मतलब ये प्रकार या कार्य। फंक्शन का मतलब कार्य होता है ना कि भाई इस रिमोट में ये फंक्शन कैसे काम करेगा। प्रकार्यात्मक स्थिरता बोल देते हैं इसको। फिक्सनेस मतलब फिक्स हो गए, स्थिर हो गए किसी एक ही समाधान पे। तो काम करने का, कार्य करने का तरीका फिक्स हो गया है अगर एक ही तरीके से आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए एनालॉजिकल थिंकिंग लगाना हेल्पफुल है कि समान प्रॉब्लम आई थी, सेम प्रॉब्लम आई थी, या लगभग मिलती जुलती समस्या आई थी जीवन में, आपने तब ये किया था, आज भी अपने आपको आपने ऐसे ही संभाला है ना। तो ये क्या है? ये है एनालॉजिकल थिंकिंग कि लगभग समान समस्या जब आपके सामने आई थी तो आपने जो समाधान निकाला था उसका आपने प्रयोग नई सिचुएशन में भी कर लिया, सिमिलर प्रॉब्लम थी क्योंकि। लेकिन जब आप एक ही तरीका हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना रहे हैं तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी, ये बैरियर बन जाएगा, ये रुकावट बन जाएगी, ये हेल्पिंग मेथड नहीं बचेगा। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस कहलाती है कि प्रॉब्लम कोई भी हो, समाधान एक ही है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपकी मम्मी कहेंगे अच्छा बुखार हुआ है तो फोन की वजह से हुआ है, पढ़ नहीं रहे हो तो फोन की वजह से नहीं पढ़ रहे हो, है ना, कुछ और काम नहीं हुआ है तो फोन की वजह से नहीं हुआ, जो कि कुछ केसेस में सही भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि कुछ भी हो नजर उतारने लग जाओ, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है? समझ लो, अपने मन के लिए कर रहे हो ठीक है, कभी तो कैसे काम कर जाए वो एक ठीक है, बट प्रॉब्लम भाई आपकी अपनी भावनाएं, मेरी बातों से आहत मत होइएगा। जो जिस चीज में विश्वास रखता है वो पूरी तरह से आजाद है, देश आजाद है, आपका जो मन करे आप वो चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं जस्ट एग्जांपल्स के लिए यूज करती हूँ। तो फंक्शनल फिक्सनेस की जब हम बात करते हैं तो प्रकार्यात्मक स्थिरता क्या है? प्रकार्यात्मक स्थिरता आपकी कि आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका फिक्स हो गया है, आप नए तरीके सोच नहीं पा रहे हैं, जो आप एक तरीके पे ही अटके पड़े हैं, तो वो बैरियर बन जाएगा, वो प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर किसी चीज को करने का एक ही तरीका हो सकता है, या ये पेन सिर्फ लिखने के ही काम आ सकता है, हो सकता है भाई इसको आप क्रिएटिवली यूज कर लें, अपना बन बनाने में, बालों को का किसी को पजामे का नारा डालना हो उसमें वो यूज कर ले, पेन को पिन को एक ही तरीके से थोड़ी यूज हो सकती है कोई चीज, ठीक है ना। तो समझ लो बात को, ये क्लास में भी माइक यूज हो रहा है, ये कपिल शर्मा भी माइक यूज कर रहे हैं, ये हम सेमिनार लेने जाते हैं वहां भी माइक यूज होता है, ठीक है ना। ये हो सकता है किसी जूम कॉल में भी यूज हो जाए, तो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरीके पे अटक जाए तो फंक्शनल फिक्सनेस कहलाता है। फंक्शनल फिक्सनेस इज अ कॉग्निटिव बायस, यानी हमारे दिमाग में एक बायस क्रिएट हो जाता है वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू सी अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। अब आप ये कहें नहीं फोन में तो कैमरा है तो बस फोटो ही खींचने के काम आएगा, ये भाई वो सुनने के भी काम आ सकता है, उस कैमरा को आप अपने बाल ठीक करने के लिए भी काम में ला सकते हैं, कोई लिपस्टिक लगाने के लिए भी काम में ला सकता है उस कैमरा को, है ना, बिकॉज दे आर स्टक ऑन इट्स ट्रेडिशनल फंक्शन, कि जो पारंपरिक रूप से जिस कार्य के लिए कोई चीज यूज हो रही है उसी तरीके से यूज कर रहे हैं बस। जबकि हम तो कहते हैं इंडिया क्या है, जुगाड़ की कंट्री है, तो हम तो हर चीज में जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। जैसे अगर ये ड्रायर से कपड़ा सुखाया जा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने किया होगा कभी ना कभी, तो अगर फंक्शनल फिक्सनेस होगी तो व्यक्ति ये नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं ड्रायर तो बाल सुखाने के लिए होता है, उसके दिमाग में मल्टीपल आइडियाज आते ही नहीं है, डिफरेंट तरीके से सोच नहीं पाता है, समझ लो। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो फंक्शनल फिक्सनेस है ये अपने आप में एक समस्या बन जाती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। भाई कोई भी प्रॉब्लम है हमेशा आपके पास भरपूर संसाधन होंगे, हर चीज का पहले सॉल्यूशन होगा, जरूरी तो नहीं है। तो फंक्शनल फिक्सनेस प्रॉब्लम है, हेल्पफुल नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, बात सही है। हाँ कोई लिपस्टिक लगा रही है मैडम अपने फोन में देख करके, तो वो मल्टीपल तरीका है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ये फंक्शनल फिक्सनेस का उल्टा है, या आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन सोच रहे हैं, ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, लेकिन फंक्शनल फिक्सनेस प्रॉब्लम है, बाधा बनता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एक सवाल कर लीजिए इस पे, फिर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। व्हेन अ स्टूडेंट इज स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम इट इज कॉल्ड, जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने में या समाधान ढूंढने पर अटक जाता है, नहीं एक ही तरीका होता है भाई, मल्टीपल तरीके, आप गणित में भी अगर मैथ्स में भी कोई सवाल सॉल्व करेंगे तो मल्टीपल तरीके से वो सॉल्व हो सकता है। राहुल मीना बार-बार कह रहे हैं कि ये हमारे इसका रिजल्ट आ गया, हाँ तो आप एक काम कीजिए, अगर जिन भी लोगों ने दिया हो तो आप वो दे देंगे, हम क्या कहते हैं, जैसे एक गूगल फॉर्म दे देंगे टेलीग्राम पे, वहाँ भर देंगे वो लोग जिनका हो गया है, और आगे का बैच हम ले ही आए हैं। नहीं वो तो नहीं कराऊंगी फरमीन, यहाँ बाकी लोग करा देंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा बैच, बाकी लोग पढ़ाई रहे हैं, बाकी टीचर्स। बी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, बिल्कुल। व्हेन अ स्टूडेंट इज स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, यानी किसी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने का या उसका समाधान ढूंढने के एक ही तरीके पे अगर कोई अटक जाए तो इसको फंक्शनल फिक्सनेस कहेंगे। भाई वो मल्टीपल तरीकों से देखी जा सकती है ना वो समस्या, उसके मल्टीपल तरीके से सॉल्यूशंस ढूंढे जा सकते हैं। वर्किंग बैकवर्ड, बिल्कुल ये तो स्ट्रेटजी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल होती है कि बैकवर्ड्स आप काम कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है उससे पीछे की तरफ आप जा रहे हैं, जरूरी नहीं स्टेप 1 से शुरू कर रहे हो, जहां प्रॉब्लम वहीं से पकड़ के सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हैं। रिस्पांस सेट भी प्रॉब्लम ही होता है, जैसे फंक्शनल फिक्सनेस नेगेटिव है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ऐसे ही रिस्पांस सेट भी प्रॉब्लम ही है। तो व्हेन अ स्टूडेंट इज स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम इट इज कॉल्ड रिस्पांस सेट या फंक्शनल फिक्सनेस। एनालॉजिकल थिंकिंग जो है ये आपकी ये हेल्पफुल होती है, ये हेल्पफुल होती है, हेल्पफुल होती है तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, वर्किंग बैकवर्ड्स भी, ये दोनों नेगेटिव हैं। जब कोई विद्यार्थी की समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है तो वह क्या कहलाया जाता है? तो व्हेन अ स्टूडेंट इज स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम इट इज कॉल्ड फंक्शनल फिक्सनेस या रिस्पांस सेट, दोनों ही सही हो जाएंगे, इनका मन है जो माने मान ले। रिस्पांस सेट में भी यही होता है कि आप जो है प्रॉब्लम समस्या का समाधान एक ही तरीके से सोच पाते हैं। क्या हो पाता है? एक ही तरीके से आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच पाते हैं, ये होता है इसमें आपके फंक्शनल फिक्सनेस में। अच्छा हमारी क्लास अभी थोड़ी सी लंबी चलेगी, एक काम करते हैं, आप मुझे दो 5 मिनट का ब्रेक, है ना, मैं थोड़ा सा, अब फिर हम इसके बाद मेमोरी पढ़ेंगे, निमोनिक पढ़ेंगे, है ना। 5 मिनट का आप मुझे ब्रेक दो, फिर हम मिलते हैं 5 मिनट बाद। आज की सारी चीजें ही आपके काम की हैं, अवॉइड आपको कुछ नहीं करना है, हर एक बात से क्वेश्चन आएगा, आज जो भी बता रही हूँ 10 नंबर हैं इससे, ठीक है ना।
जाएगी, हर बार लाते हैं लोग, है ना। देखिएगा, तो हम समझ रहे थे, ये 5 मिनट का ब्रेक तो आपका हो गया ओवर, ठीक है। तो व्हेन अ स्टूडेंट इज स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम इट इज कॉल्ड, यानी जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है तब वह क्या कहलाता है। यानी व्हेन अ स्टूडेंट इज स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम इट इज कॉल्ड। यार ये जो है रिस्पॉन्स सेट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं इसकी कि वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करने के तरीके पे अगर अटक जा रहा है, हालांकि ये फंक्शनल फिक्सनेस भी हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी इसकी है, इसकी दोनों पॉसिबिलिटी है कि ये फंक्शनल फिक्सनेस भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हालांकि पूछने का तरीका जिस तरह से उन्होंने पूछा है तो ये रिस्पॉन्स सेट की तरफ जो है जा रहा है, ना कि फंक्शनल फिक्सनेस की तरफ, ठीक है ना। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट को मैं चेक कर लेती हूँ, उसका रीजन मैं बता देती हूँ। देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले ये सुन लो, फिर करेंगे इस पर चर्चा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें दोनों जवाब सही हो सकते हैं, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है दोनों में। देखो एनालॉजिकल थिंकिंग तो तब लगेगी जब सेम प्रॉब्लम पहले सॉल्व हुई हो और उसका प्रयोग करके उस एक्सपीरियंस का आप नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जरूरी सेम ही तरीका अपना रहे हो, उस एक्सपीरियंस को यूज करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इतनी बात। अगर हम बात करते हैं यहाँ कि आपका जो फंक्शनल फिक्सनेस है, फंक्शनल फिक्सनेस होती है किसी चीज को देखने का एक ही तरीका। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पेन को बालों में लगाने के लिए क्लिप की तरह भी यूज किया जा सकता है, या फोन में दिए हुए कैमरा को बाल ठीक करने के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी फोटो क्लिक करने के लिए भी यूज कर सकते हो, उसको कोई किताब है आपकी उसको ट्राइपॉड की तरह भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ऐसी सी कहानी है। इस कप में जरूरी नहीं कि पानी ही रखना हो सकता है आप इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर पाओ, ठीक। अगर आप बात करते हैं यानी किसी चीज के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं इस्तेमाल के, ये फंक्शनल फिक्सनेस है। रिस्पॉन्स सेट जब एनालॉजिकल थिंकिंग ऐसी बन जाए कि एक प्रॉब्लम एक रिस्पॉन्स आपका सेट हो गया, फिक्स हो गया है ना, मेंटल सेट भी कहते हैं इसको। अब वो प्रॉब्लम हो सकता है पहले वो तरीका सही रहा हो कभी, लेकिन आज की डेट में वो आउटडेटेड है, तो आप लेकिन उसी पे लगे पड़े हैं क्योंकि आपने एक ही तरीके से सॉल्व किया है। जैसे आपके घर वाले, आपने देखा होगा घर वाले पुरानी जनरेशन हमारी, जिनको मैप यूज करना नहीं आता, जिनको आता है जिन्होंने सीख लिया बहुत अच्छी बात है, तो वो कई बार ऐसे ही रास्तों से जा रहे होते हैं जो ज्यादा लंबा है, खराब रास्ता है, लेकिन उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो वहीं से गए हैं जीवन भर, जबकि मैप कह रहा है उनको अलग तरीका है, इससे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है, लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं हम इसी से जाते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम। तो आज की डेट में हो सकता है वो तरीका आउटडेटेड हो, लेकिन वो एक ही तरीके पे चिपके हुए हैं, ये रिस्पॉन्स सेट है। जबकि उससे इफेक्टिव तरीका है कि भाई हमें दिख रहा है इस रास्ते पे ट्रैफिक है तो हम दूसरे रास्ते से क्यों ना जाएं, लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं यही तरीका है हमारा। तो फंक्शनल फिक्सनेस है किसी चीज के, स्पेशली ऑब्जेक्ट सेंटर्ड ज्यादा होता है फंक्शनल फिक्सनेस, किसी चीज के और दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं उसको यूटिलाइज करने के, वो ना देख पाना, एक ही तरीके पे अटकना, जिसमें रिस्पॉन्स सेट शामिल हो गया। लेकिन रिस्पॉन्स सेट एक आउटडेटेड तरीका है जो कभी पुराने जमाने में आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते थे, आज भी उसी को सॉल्व करने में उसी तरीके पे अटके हुए हैं, जबकि वो आउटडेटेड हो चुका है। ये रिस्पॉन्स सेट है। तो रिस्पॉन्स सेट रिस्पॉन्स से संबंधित है, फंक्शनल फिक्सनेस आपकी किसी ऑब्जेक्ट को नए ढंग से यूज ना कर पाने की समस्या संबंधित है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में यदि हो रहा हो तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक होकर के बता सकते हैं। बात सही है? आएंगे सिर्फ पेडागोजी से हो जाएगा एग्जाम? क्यों बाकी भी तो पढ़ाया यार आपको है? ठीक है चलिए आगे बढ़े। क्लियर है? हाँ एक बार बता दीजिए, फिर से बता देती हूँ, रिस्पॉन्स सेट ही होगा इसका जवाब। देखो पढ़ना फिर से। व्हेन अ स्टूडेंट इज स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम इट इज कॉल्ड। देखिए जब वे की बात आएगी ना, एक ही वे पे अटक गया है व्यक्ति किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो ये हैबिचुअल तरीका हो जाता है कि हैबिचुअल आपका सेट बन गया है, या हैबिचुअल रिजिड तरीका बन गया है कि आज वो तरीका इफेक्टिव नहीं है लेकिन आप तो अटके हैं नहीं, उसी रास्ते से जाना है हमें तो, ठीक है ना। और अगर आप बात करते हो किसकी, फंक्शनल फिक्सनेस की, तो फंक्शनल फिक्सनेस जनरली किसी ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज होता है कि किसी एक ही तरीके पे अटक जाना, कि किसी ऑब्जेक्ट को एक ही ढंग से यूज कर सकते हैं, इस पे अटक जाना, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी सी बात है। वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी तो ये आपकी इफेक्टिव टेक्निक होती है कि आप जहां से प्रॉब्लम शुरू हो रही है उल्टा वहीं सॉल्यूशन पे जाना शुरू कर दें। एनालॉजिकल थिंकिंग आपकी ये तो इफेक्टिव होता है। रिस्पॉन्स सेट में एनालॉजी यूज हो रही है बट वो रिजिड हो चुकी है। एनालॉजिकल तो जो है सिमिलर प्रॉब्लम में आपने जो समाधान निकाला वो आप यूज कर रहे हैं और ये एक्चुअली इफेक्टिव होता है। रिस्पॉन्स सेट इफेक्टिव नहीं है, नेगेटिव है। तो रिस्पॉन्स सेट और फंक्शनल फिक्सनेस दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्विंग आप सिंपल याद रख लो। जनरली आपको ऐसे फंसाएगा नहीं, मुश्किल क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि दोनों साथ में दिए हुए हैं ऑप्शन। लेकिन आपको ये देखना है कि वे की बात हुई है, वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, तो वे की बात हुई है तो रिस्पॉन्स सेट है, मेंटल सेट भी कह सकते हो। अगर किसी चीज को देखने के नजरिए की बात हुई होती या किसी चीज के एक ही तरह से यूज होने की बात हुई होती या रिस्पॉन्स सेट नहीं होता तब आप फंक्शनल फिक्सनेस के साथ जा सकते थे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी या स्मृति। स्मृति ईरानी की बात नहीं हो रही है, जस्ट स्मृति की बात हो रही है, मेमोरी की बात हो रही है। चंकिंग एक तरीका है चीजों को याद करने का, यानी टुकड़ों में तोड़ना, चंक्स में तोड़ना। जैसे एक नंबर है मान लीजिए 10 अंकों का, आपने क्या किया ऐसे करते ना आप 9599161025 तीन चंक बना लिए, तीन तीन के, चार चार के। तो हमारा ब्रेन जो है चंक्स में याद रखता है, टुकड़ों में याद रख पाता है चीजों को, ठीक है ना। हाँ कि घोड़ा गाड़ी से ही जाएंगे, मेट्रो से नहीं जाएंगे, तो वो मेंटल सेट हो गया है। 9599161025 तो ये आपने क्या कर लिया, चंक्स में तोड़ दिया, है ना। मिलाने मतलब ना लेट्स नंबर आधे टाइम ऑफ रहता है, ठीक। तो ये है आपका चंक्स में तोड़ लिया आपने प्रॉब्लम को। बात सही है? हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। पूजा एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो अगर आप देखेंगे यहाँ चंकिंग है आपकी, ये चंक्स में तोड़ किसी चीज को याद रख पाना, तो ये टेक्निक है याद रखने की, चीजों को याद रखने की एक टेक्निक कह लीजिए आप, चंक। या दूसरा तरीका है टेक्निक क्या है, निमोनिक। निमोनिक एम साइलेंट है इसलिए निमोनिक बोलते हैं इसको। शॉर्ट फॉर्म्स बना ली, जैसे हमने प्याजे की 4 स्टेजेस की शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है, एसपीसीएफ। अपने फंडे अपनी ट्रिक है याद रखने की, एसपीसीएफ। आपको एरिक्सन की थ्योरी की मैंने बताई थी, टाई 3GE, या फिर जो 4 मुख्य प्रकार हैं विकास के, पीसीएसई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो ये क्या है, ये निमोनिक है।
ये शॉर्ट तरीके हैं जो याद रखने के बनाए हुए हैं, टेक्निक्स हैं मेमोरी में स्टोर करने की चीज़ों को। ठीक है, अब ये कहीं पेपर में दिया नहीं हुआ, बट बहुत पहले एक नंबर में पूछ लिया गया तो मैंने आपको बता दिया। तो ये ऐसी ही यूनिट है कि इसमें जो भी आपने बाकी दोनों यूनिट में पढ़ा है वो यूज हो जाता है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पे काम आ जाती है। अब आता है सेकंड पॉइंट, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अभिप्रेरणा के रूप में। मोटिवेशन से एक क्वेश्चन कम से कम आता है, 2 भी आ जाते हैं, पिछली बार 2 आए हुए हैं। ठीक है ना, तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो एक चीज हमें समझ में आएगी कि लर्निंग की जब हम बात करें अधिगम की, तो अधिगम को सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखना है, सामाजिक संदर्भ में देखना है, बच्चों को ग्रुप में सिखाना है, वो जिस बैकग्राउंड चाह रहा है उससे जोड़ के पढ़ाना है ना, अलग थलग महसूस नहीं कराना है बच्चे को, डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करनी है, कोऑपरेशन सिखाना है, ये सब अच्छी बातें हैं। लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी होती है, बच्चा ग्रुप में बेहतर सीखता है। कुल मिला के बात ये है, बच्चा एक्टिव है तो सब कुछ सही है, बच्चों को एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना है। लर्निंग होती क्या है अगर हम भाषा में देखें, अधिगम किसी चीज को, किसी स्किल को एक्वायर करना, सीखना, चाहे वो लिखना सीखना हो, साइकिल चलाना हो, स्विमिंग सीखना हो, है ना, कोई कॉन्सेप्ट सीखना हो या कोई स्किल को सीखना हो। सीखना मतलब कुछ एक्वायर करना। इसकी एक आम परिभाषा है जिसको हम कहते हैं लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ पर्सन्स नॉलेज और बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। तो किसी व्यक्ति के व्यवहार या उसके ज्ञान में अनुभव के वजह से जो परिवर्तन आता है उसको हम लर्निंग कहते हैं। कैसे आपके ज्ञान या आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, आपने इंग्लिश बोलना सीखा, तो एफर्ट और प्रैक्टिस यानी अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस में आपने एफर्ट लिया होगा, प्रैक्टिस की होगी, और फिर आपके व्यवहार में परिवर्तन आया कि आपने नई भाषा सीख ली, आपने स्विमिंग सीखी, साइकिल चलाना सीखा, बाइक चलाना सीखी, फोन चलाना सीखा। तो ये एक्सपीरियंस या एफर्ट और प्रैक्टिस के बेसिस पे जो आपकी व्यवहार में रिलेटिवली परमानेंट चेंज आया, लगभग परमानेंट है चेंज, जब तक कुछ नया ना आ जाए, इसको हम अधिगम कहते हैं। ये बिहेवियरिस्टिक यानी व्यवहारवादियों की परिभाषा है, लेकिन उसको लेकर आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। ठीक है ना, आपको उस चीज को लेकर के परेशान नहीं होना है। हाँ, ये सब में आता है, ये सिलेबस सेम है भाई, पेपर 1 पेपर 2 का दोनों को पढ़ना है। सीखना अनुभव के कारण किसी व्यक्ति के ज्ञान या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है ना, लगभग सेम तरह, लगभग सेम रहेगा वो जो भी परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं कि कल आप इंग्लिश बोलना भूल जाओगे, कल साइकिल चलाना भूल जाओगे, कुछ दिन लगेंगे, अगर कुछ साल छोड़ भी दिया तो फिर से वो रिस्टोर हो जाएगा। पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के भी अलग अलग पहलू हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, ये आपके पेपर में आता नहीं है, बट ये कंडीशनिंग वर्ड आपके लिए नेगेटिव है, व्यवहारवादियों का है ये, तो आपके सीटेट में इसको बिल्कुल नेगेटिवली, वैसे भी बच्चों के लिए नेगेटिव ही होता है। बिहेवियरिज्म के जो फंडे हैं वो हम यूज नहीं करते हैं, हम रचनावाद को यूज करते हैं, पियाजे और वाइगोस्की, जिसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, मीनिंग मेकिंग कहते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस पे जोर देती है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बेंड्यूरा बात करते हैं इसकी कि ऑब्जर्व करके सीखना, है ना। ये अब इसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ना तो सिलेबस में है और ना ही समय है हमारे पास इतना। ठीक, जस्ट ये तरीके हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से सिखाने की बात करते हैं। आज दीपंकर, तो अगर हम देखें यहाँ पे, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, वो रिवॉर्ड इसकी रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में कुत्ते के सामने बार बार घंटी बजा बजा के, नन ऑफ योर बिजनेस नहीं आएगा, आपसे नहीं पूछा है, बस आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग ढंग के तरीके हैं देखने के। व्यवहारवादी ब्लैंक स्लेट के रूप में देखते हैं। ये जो व्यवहारवादी लोग हैं, आपको ब्लैंक स्लेट नहीं देखना, खाली तख्ती नहीं देखना बच्चे को। जो चीज में जल्दी करा रही हूँ उसका मतलब वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है ना, गुड इनफ नंबर है अभिषेक, मनीषा देखिएगा। तो फीचर्स ऑफ लर्निंग, सीखने की विशेषताएं क्या होती है ये सुन लो, बस एक बार सुन लो, याद रह जाएगा। लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड, यानी जो अधिगम है, जो लर्निंग आप करते हैं वो गोल डायरेक्टेड होती है। आज आप सीख रहे हैं, गोल है आपके पास, गोल क्या है, पेपर देना है, उद्देश्य होता है। स्विमिंग सीख रहे हैं, स्विमिंग सीख जाएंगे, ये उद्देश्य है। गोल ओरिएंटेड होती है, उद्देश्य होता है। मजा आएगा कुछ सीख के, कहीं गाड़ी चलाएंगे, ये भी गोल है, मजा भी तो गोल हो गया ना। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, लर्निंग को कभी पैसिव नहीं देखना है, निष्क्रिय नहीं है। बच्चा एक्टिव होगा लर्निंग में और एक्टिवली ही सीखा जाएगा, पैसिव प्रोसेस नहीं है लर्निंग। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, भाई कोई भी प्रोसेस लाइफ लॉन्ग होती है और स्पाइरल होती है, पैसिव नहीं होती और एक समय के बाद रुकेगी नहीं, प्रोसेस तो चलती रहती है, चाहे वो सोशलाइजेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो लर्निंग हो। लर्निंग इज ग्रेजुअल, धीमे धीमे होती है। आज स्विमिंग पूल में उतर जाएंगे तो सीख नहीं जाएंगे, चाहे पूरा दिन लगे रहिए, धीमे धीमे, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, कंसिस्टेंटली। क्यों मैं एक दिन में सारा सिलेबस नहीं करा देती हूँ, करा सकती हूँ, मैराथन सेशंस लिए हैं पहले भी, टिकेगा नहीं दिमाग में, लर्निंग नहीं हो पाएगी। लर्निंग ग्रेजुअल होती है, रिवीजन कर सकते हो आप ये यूनिट, क्योंकि आपने अगर पिछली दोनों यूनिट पढ़ी है तो ये यूनिट ऐसी आपको लगेगी नहीं कि प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में, या आप पढ़ सकते हो एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे क्लास लगा के भी। लेकिन इससे पहले के जितने भी सेशंस हैं या वो जो दोनों यूनिट्स हैं, जिससे पहले हमने डेवलपमेंट वाली यूनिट पढ़ी थी, इंटेलिजेंस, ये वो 50 थियरीज, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा है, अगर वो नहीं पढ़ी होंगी या उन दोनों यूनिट को नहीं आप एक दिन में पढ़ा सकते, इसको पढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनसे जुड़ी हुई है। अगर आपने वो समझ ली है तो इसको समझ में कम समय लगता है, उसमें टॉपिक कम है, समझ रहे हो। जिसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसने पढ़ लिया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़ लिया, इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ लिया, उसके आधे क्वेश्चन इस यूनिट के वैसे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको एक दिन में कर सकते हैं, ऐसा नहीं पूरा सिलेबस एक दिन में कर लेंगे, क्योंकि वो ग्रेजुअल है, धीमे धीमे कंसिस्टेंटली होती है। एक दिन में आप साइकिल चलाना भी नहीं सीखते हो, एक दिन में आप एक पौधे के अंदर सारा कुछ डाल दीजिए, खाद पानी सब कुछ डाल दीजिए, दुनिया भर की हवा सूरज सब दे दो, तो क्या वो बड़ा हो जाएगा? नहीं, वो अपनी पेस पे बड़ा होगा, ग्रेजुअली। तो लर्निंग भी ग्रेजुअली होती है, प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होती, अचानक से सडन नहीं होती। इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है, इंडिविजुअल की नीड को ध्यान में रखते हुए आपको सिखाना चाहिए। ट्रांसफरेबल है, एक सिचुएशन में जो आपने सीखा है वो दूसरी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं। साइकिल चलानी जैसे आती है उसको हेल्प मिल जाएगी, बाइक चलाने में ट्रांसफरेबल है। सोशल एक्टिविटी है, ग्रुप में सिखाओगे अच्छा सीखेगा बच्चा, मीनिंगफुल होनी चाहिए, अर्थपूर्ण, उसके जीवन से जोड़ दो, रियल लाइफ से। अनलर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है कि अनलर्न करना, यानी कुछ चीजें भूलना, हटाना भी कुछ चीजें सीखने का प्रोसेस है। यानी मान लो आपने कुछ ऐसा कचरा सीख लिया है, कुछ गलत कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं दिमाग में, तो उसको अनलर्न करना होगा सही लर्निंग के लिए, है ना। लीनियर नहीं होगी, लीनियर मतलब एक सीधी रेखा में नहीं होगी, जैसे डेवलपमेंट भी सीधी रेखा में नहीं होता है, सोशलाइजेशन भी सीधी रेखा में नहीं होता, कोई भी प्रोसेस है आगे पीछे चलती है, स्पाइरल होती है, वर्तुलाकार होती है, बैक एंड फोर्थ जाती है। एक दिन आप पढ़ेंगे, आप लोग सब कुछ समझ आ गया, अगले दिन हो सकता है फिर आप अटक जाएंगे किसी क्वेश्चन पे, फिर उसको ठीक करें, फिर अगले दिन आगे बढ़ें। तो ये आगे पीछे चलती रहती है, प्रक्रिया स्पाइरल होती है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, आपकी बुद्धि। देखो इसको 2 फैक्टर्स में तोड़ा जाता है, एक है आपके पर्सनल फैक्टर्स और दूसरे हैं आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स वो हैं जो बच्चे से जुड़े हुए हैं, जैसे उसका इंटेलिजेंस, उसकी एज, उसकी हेल्थ, उसकी बुद्धि का स्तर, ऑफ कोर्स एप्टीट्यूड। एनवायरमेंटल फैक्टर वो हैं जो एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं। सौम्या कह रहे हैं कि थॉर्नडाइक, पेवलोव, इन सब से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, ना आते हैं। बस इतना पूछ सकता है कि ये रिवॉर्ड पनिशमेंट है ना, इन सब से आपको दूर रहना है, ये सब व्यवहारवादियों के ही सिद्धांत हैं, है ना, आते नहीं है, बहुत सालों से हमने देखे नहीं है, कभी दी नहीं हुई, मेंशन नहीं है थियरीज, क्योंकि रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म पे ज्यादा फोकस है आपके पेपर में। तो पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग से क्वेश्चन आना या पियाजे, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आना ज्यादा बेहतर है, 138 सारे किसी के, बहुत बढ़िया। आपके समझाने तरीका बहुत अच्छा, मुझे सपने में भी आप ही आते हो।
बहुत बढ़िया। दो चाय नहीं, वो पहले गर्म पानी था, ये अब चाय है। मेरे गले में थोड़ी सी समस्या है बोल बोल के ना, दिन भर ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब फलाना ढिमका सब हो गए, सारे पेपर एक साथ आ गए और फिर बट मजा आता है काम करने में, मतलब ये मैं कहती बेशक हूँ। एफएलएन या पुरानी वीओडी से देखना चाहो तो देख लेना। अब पढ़ लेना दो मुझे, दो मतलब चाय पी लेना थोड़ी सी। कोई कह रहा है एनईपी और एनसीएफ से तो आया हुआ, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ था। चाचा क्यों नहीं देखते हो ध्यान से? मैंने कहा 4 साल से नहीं आया है सवाल, 21 में आया था एनईपी, और पैवलोविन से तो आया ही नहीं है। 11 में इनडायरेक्टली आया हुआ है वो भी, मतलब आया क्या वो आया नहीं है अगर देखोगे तो वो वैसी सी बात है। एनईपी एनसीएफ से 4 साल पहले पेपर में 21 में आया था, तब से नहीं आया है। वो भी मैंने डलवा दिया, ऐसा नहीं डलवाया, लेकिन ये पैवलव नहीं पढ़ना होता है आपको सीटेट में। थोड़ी सी चाय पी लूँ अगर आप थोड़ा अलाउ करें तो। इतना आप ये देखिए, फैक्टर्स का मतलब होता है पॉजिटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं, नेगेटिवली भी। इतनी वीकनेस अचानक से आ गई है। यही करना पड़ेगा यार, सही बोल रहे हो। कोलकाता भी आएंगे भाई। थैलेसीमिया ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, हीमोफीलिया भी है। थैलेसीमिया वाले का हीमोग्लोबिन वगैरह बहुत वो स्ट्रगल करता है। सूडो मेच्योरिटी 6 से 12 वर्ष में बच्चे को लगता है, लास्ट में पूछ लेना आप इस तरह के डाउट जो आपके दिमाग में आते जाए, मैं एक मिनट में बताती चली जाऊंगी। जो आपका बच्चे को लगता है कि वो बहुत मेच्योर हो गया, वो बड़ा हो गया, जबकि एक्चुअल में हुआ नहीं है बच्चा ही 6 से 12 वर्ष में। तो सूडो मतलब फेक, तो फेक मेच्योरिटी वो फील करता है 6 से 12 वर्ष के दौरान। पूछा नहीं जाता है जनरली, एक आध बार पूछा हुआ है इसलिए बता दिया मैंने आपको। देखो एट द एंड ऑफ द डे तो टी ही है ना। ब्लैक कॉफी भी मैंने पी है काफी इस दौरान। कन्नौज घूम जाओ। हाँ यार अब बस घूमूंगी एक बार, आपके ये पेपर हो जाए। अभी तो 8 तारीख को आपका ये पेपर है, 7 तारीख को आंसर की मैं कराऊंगी ही यूट्यूब पे, और या बैच में भी करा दूंगी। और उसके अलावा फिर आपका 16 से जो है रीड प्लस बी के पेपर शुरू हैं, तो 19 तक मैं फ्री हो पाऊंगी। ऑफलाइन उनका भी अब आपका सिलेबस खत्म कराया, अब ऑफलाइन में उनका सिलेबस खत्म कराना है। सारे पेपर एकदम से आए और सिलेबस भी उन्होंने तो चेंज कर दिया। आपका कम से कम सिलेबस तो सेम है, रीड प्लस बी का सिलेबस उन्होंने चेंज कर दिया, वो भी एंड मोमेंट पे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 महीना भी नहीं दिया, और वो बड़ा सिलेबस होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ सीटेट में अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, ये सब आपको बहुत काम आएगा आगे। टीडीपी में 29 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ईवीएस में सब डायरेक्शन क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, गजब जी। एडीएचडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आ जाएगा, एएसडी में। चलो भाई फटाफट से चलते हैं। हाँ मोटिवेशन आएगा इसमें, अभी मैं पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, देखिए ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रभावित कोई भी चीज नेगेटिवली भी कर सकती है आपको, किसी पे आप पे किसी का प्रभाव नेगेटिव भी पड़ सकता है और पॉजिटिव भी, तो डिपेंड करेगा फैक्टर कैसा है। अगर इंटेलिजेंस ज्यादा है तो पॉजिटिवली प्रभावित करेगी, इंटेलिजेंस का स्तर कम है बच्चे का तो वो नेगेटिवली लर्निंग को प्रभावित करेगी, लर्निंग में दिक्कत आएगी क्योंकि बुद्धि का स्तर कम है। ठीक। मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन अच्छी, हाईली मोटिवेटेड बच्चा अच्छा सीखेगा, जल्दी सीखेगा, और अगर बहुत लो लेवल ऑफ मोटिवेशन है तो नहीं सीखेगा या दिक्कत होगी सीखने में। इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस हैं, जैसे आपका लव, जॉय, एम्पैथी, ये सब पॉजिटिव इमोशंस हैं। नेगेटिव क्या, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, ये सब नेगेटिव है। तो नेगेटिव इमोशंस नेगेटिवली प्रभावित करते हैं। अगर शॉर्ट रन में हो सकता है किसी के लिए काम भी करते हैं, लॉन्ग रन में वो व्यक्ति को अंदर से खाली कर देते हैं, है ना। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वो जब तक नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है वो नौकरी मिल गई उस बहाने, लेकिन अगर वो नेगेटिव इमोशंस को रिलीज नहीं किया एक पॉइंट के बाद तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा आदमी। इंटरेस्ट, व्यक्ति के इंटरेस्ट जो है वो लर्निंग में हेल्प करते हैं। भाई जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, मान लो इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बना पा रहे हैं टीचर, तो सीडीपी आप अच्छे सीख रहे हैं, 29 आ जा रहे हैं। किसी सब्जेक्ट में अगर नहीं बन पा रहा है इंटरेस्ट, तो या आपको खुद भी मेहनत करनी है, तो आप बड़ी हो गए। एटीट्यूड, आपका देखने का नजरिया, आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, आइडियाज, वैल्यूज, बिलीव्स, ये एटीट्यूड में ही चला जाएगा। बिलीव्स जो है, वैल्यूज, ये भी एटीट्यूड के अंदर ही आ जाएगा। लर्निंग स्टाइल्स, हो सकता है एक बच्चा देख के अच्छा सीखता हो, विजुअल लर्नर हो, जो कि 60% लोग होते ही हैं, है ना, 65% लोग, बल्कि 65% लोग, और ओरल लर्नर यानी सुन के सीखने वाला 30%, और 5% काइंस्थेटिक, ये इस बार आया भी है ना, जिनको एक्टिविटी करके दिखानी पड़ती है वो काइंस्थेटिक लर्नर्स हैं। वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो उनको, आप कोई चीज करके दिखाओ। सुन के अच्छा सीख लेते हैं ऑडियो से या ओरल लेक्चर से, ये 30% बच्चे ऐसे होंगे। 65% बच्चे जो है वो ज्यादातर देख के, उनको चार्ट दिखा दो, मैप दिखा दो, वो देख के अच्छा सीखते हैं। बहुत बढ़िया यूसुफ, ऑल द बेस्ट है, और आभारी रहूंगा आपकी टीम के लिए। 138 नंबर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप मेल कीजिएगा जैसे आप रिजल्ट आएगा, आज मैं ईमेल छोड़ के जाऊंगी यहाँ पे, है ना। और 130 वाले, 130 प्लस वालों को तो हम जरूर बुलाएंगे, मतलब सबको नहीं बुला पाते, बट 130 प्लस वालों को जरूर बुलाएंगे। 125 से ऊपर जिसके नंबर हो वो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो लर्निंग स्टाइल्स भी प्रभावित करती हैं लर्निंग को, कि किस तरह से बच्चा सीखता है। एक बच्चा हो सकता है ग्रुप में अच्छा सीखता हो, एक बच्चा है जो पर्सनल ट्यूशन उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर ट्यूशन देने लग जाए, वो लीगल नहीं है एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के लिए, ठीक है। काइंस्थेटिक मतलब एक्टिविटी करके सीखता है, बच्चों को एक्टिविटी कराओ। हाँ, बच्चों को अगर ट्रॉमा है तो बिल्कुल लर्निंग इफेक्ट होगी, हर चीज का प्रभाव पड़ता है भाई। अब पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जब हम बांट रहे हैं लर्निंग को, यानी ये है पर्सनल कारक यानी व्यक्तिगत कारक जो बच्चे से संबंधित हैं, व्यक्तिगत कारक जो बच्चे से संबंधित हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो वातावरणिक कारक जो एनवायरमेंट से, वातावरणिक कारक जो एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं। पर्सनल फैक्टर, बच्चे की एज, क्या उम्र है, ये उसकी लर्निंग पर प्रभाव डालेगी। मैच्योरेशन, मैच्योरिटी कितनी है, इंटरेस्ट है कि नहीं किसी चीज में, उसकी नीड्स क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, मोटिवेशन लेवल क्या है, इमोशनल कंडीशन क्या है, पता चला ट्रॉमा से, किसी पेरेंट की डेथ से, अब्यूज से गुजर रहा है, तो लर्निंग प्रभावित होगी। तो बच्चे से जुड़े हुए जितने भी कारक हैं वो पर्सनल फैक्टर में आते हैं। एनवायरमेंट से जुड़े हुए नेचुरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, होम, स्कूल, कल्चरल फैक्टर्स, टीचर का मेथड, पढ़ाने का तरीका, लर्निंग मटीरियल, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स, ग्रुप,
यूज ऑफ मीडिया, नेगेटिविटीज ऑफ द यूज ऑफ मीडिया, नेगेटिव्स जो भी एनवायरमेंट में बच्चे की एज, उसका इंटेलिजेंस, उसका मोटिवेशन, उसके इमोशंस, ये सब जो है वो आपके एप्टीट्यूड, बच्चे का मोटिवेशन का स्तर, ये सब बच्चे से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जो भी है वो एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो कई बार पूछ लेता है पर्सनल फैक्टर कौन सा नहीं है, तो टीचर का मेथड पर्सनल फैक्टर नहीं है, वो एनवायरमेंट का फैक्टर है। स्कूल का एनवायरमेंट पर्सनल फैक्टर नहीं है, एनवायरमेंट का है। पेरेंट्स का, टीचर्स का बिहेवियर एनवायरमेंट का फैक्टर है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या मिल रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो प्रभावित करेंगे लेकिन लर्निंग को। बात सही है। एक सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बिकम अ बैरियर फॉर लर्निंग, सीखने में बाधा बनेगा कौन सा एक कारक। फ्लेक्सिबल करिकुलम, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है कि मल्टीपल तरीके से पढ़ा रहे हो, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मल्टीपल सेंसरी अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, सेम एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी चाहिए। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को मिक्स करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक जैसे ही बच्चे मान लो 30% लाते हैं, या फिर मैं कहूँ एवरेज बच्चे तो एवरेज का ही ग्रुप एक अलग से बना दिया। मिक्स्ड ग्रुप बनाओ जिसमें टॉपर भी है, जिसमें बाकी बच्चे भी हैं, या मतलब टॉपर है अच्छा पढ़ने में जो है बच्चा। कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी पॉजिटिव होती है, बैरियर नहीं है, इससे बच्चा सीखेगा। तो एक चीज है जो नेगेटिव है, वो क्या है, मल्टीपल सेंसरी भी अच्छी बात है, बैरियर पूछा है हमसे, तो ये भी पॉजिटिव है। मल्टीपल सेंसरी अप्रोचेस, देखिए जितने ज्यादा सेंसेस बच्चे के इन्वॉल्व होंगे, 5 सेंसेस है हमारे, जितना हो सके मैक्सिमम सेंसेस को आप सीखने में इन्वॉल्व करा दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। जितना ज्यादा बच्चा इन्वॉल्व हुआ, बहुसंवेदी, बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज गलत है जो कि सी है, होमोजीनियस ग्रुपिंग नहीं करनी होती, हेटेरोजीनियस ग्रुपिंग करनी होती है। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करनी है, एक समान योग्यता वाले नहीं, मिक्स्ड एबिलिटी वाले, या होमोजीनियस हो जाएगा सेम, तो होमोजीनियस ग्रुप्स नहीं बनाने, हेटेरोजीनियस ग्रुप बनाने, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली। ठीक है, तो ये बैरियर है, बाधा है लर्निंग में। अब कुछ ओरिएंटेशन होती है जिसपे एक सवाल आता ही है हर बार, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन कह सकते हो आप उनको, उपलब्धि लक्ष्य उन्मुखीकरण। यानी एक ओरिएंटेशन का मतलब होता है सेंटर है कहीं से सीखने का, अचीव करने का सेंटर क्या है, किसी काम को करने का सेंटर क्या है। 3 सेंटर होते हैं, एक है मास्टरी ओरिएंटेशन, दूसरा है फेलियर अवॉइडेंस, तीसरा है परफॉर्मेंस अप्रोच। देखिए मास्टरी ओरिएंटेशन, आप 3 इडियट में तीनों का ही उदाहरण आपको मिल जाएगा। ये जो रणछोड़ दास छाछड़ है, रेंचो जिसको हम कह रहे हैं, आमिर खान का कैरेक्टर, जो एक्चुअल में जो है अभी जेल में बंद है। आमिर खान नहीं, ये जो आपको पता है यहाँ पे फुनसुक वांगडू बोल रहे थे ना इनको हम, तो मैं इनका नाम भूल रही हूँ। तो ये मास्टरी ओरिएंटेशन पे इनका कैरेक्टर बेस्ड है कि इनको डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं, नंबर आएंगे क्या आएंगे कुछ नहीं, मास्टरी ओरिएंटेड है। बन गए टॉपर वो एक अलग बात है, टॉप कर दिया, लेकिन सब कुछ जानने में इंटरेस्ट है, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, नॉलेज गेन करने में इंटरेस्ट है, ना कि नंबर लाने में। नंबर अपने आप आ जाएंगे, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। फेलियर अवॉइडेंस क्या है, विफलता परिहार उन्मुखीकरण, यानी आप फेलियर को अवॉइड करना चाहते हैं। सोनम वांगचुक एग्जैक्टली, आप जो है बहुत बड़े साथ फेलियर को अवॉइड करना चाहते हैं। राजू रस्तोगी, ये रेंचो जो है वो मास्टरी हासिल करना, उसको सब कुछ जानना है, सारे एक्सपेरिमेंट्स में लगा रहता है। आप देखते हैं जैसे मूवी शुरू होती है, अगर आप देखेंगे राजू रस्तोगी का कैरेक्टर, ये जो है ये ऐसा कैरेक्टर है कि इसको फेलियर से बचना है, किसी तरह से पास हो जाऊं तो कूद जाता है। अगर इसको लगता है कि नहीं भाई मैं पास नहीं हो पा रहा हूं, कुछ भी करके पास हो जाऊं, रट्टा लगाऊं, कुछ भी करूं, बस फेल ना हो, फेलियर से बचना है। तो ये भी नेगेटिव है, इसलिए रेड से लिखा हुआ है। ग्रीन या बेस्ट कौन सा इसमें, मास्टरी ओरिएंटेशन। फिर है परफॉर्मेंस अप्रोच, प्रदर्शन दृष्टिकोण अभिविन्यास कहते हैं इसको। ये है आपका ये चतुर का कैरेक्टर, जो रट्टा लगा करके चमत्कार को बलात्कार बोलता है, वो उसको रटने से मतलब उसको फर्स्ट आना है, रट करके कैसे भी आओ, साम दाम दंड भेद, बस फर्स्ट आना है। तो ये भी नेगेटिव है कि परफॉर्मेंस अप्रोच, परफॉर्मेंस पे ही ध्यान है। ठीक है गौरव, इग्नोर नहीं कर रही हूं, पढ़ाने पे ध्यान है। फेलियर अवॉइडेंस से फेलियर से बचना है कि बस पास ना हो, 90 नंबर आ जाए किसी तरह से, तो आप राजू रस्तोगी हैं, आप फेलियर अवॉइडेंस पे आधारित हैं। हालांकि अब आपके पेपर में स्थिति ऐसी है कि ज्यादा आपके पास ऑप्शन है नहीं, अब तो जो हो पढ़ो आप। तो अब मास्टरी ओरिएंटेशन वाला उसने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, मल्टीपल रिवीजन कर लिया, उसको मजा आ रहा है पढ़ने में, जो हाँ नॉलेज के लिए पढ़ रहा है वो, तो अपने आप नंबर आ जाएंगे। मास्टरी ओरिएंटेशन ना भी आए तो बहुत ज्यादा इसको पढ़ी नहीं है, तो बेस्ट क्या है मास्टरी ओरिएंटेशन। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, फर्स्ट परफॉर्म करने पे फोकस्ड है, फर्स्ट आना कुछ भी करके, इसको भी हम नेगेटिव ही मानते हैं। फेलियर अवॉइडेंस को भी हम नेगेटिव ही मानते हैं, फेलियर से बचने के लिए पढ़ रहे हैं आप मास्टरी ओरिएंटेशन फोकस कीजिए, ये बेस्ट है। बच्चे को आपको मास्टरी ओरिएंटेशन फोकस कराना है, 1 नंबर का सवाल आ जाता है। ठीक, मोटिवेशन के 2 प्रकार होते हैं। मोटिवेशन की बात अगर हम करें तो मोटिवेशन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप कोई काम शुरू करते हैं, उसको बनाए रखते हैं और अचीव करते हैं। तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच यू स्टार्ट अ थिंग, यू कीप कंटिन्यू डूइंग इट एंड देन यू अचीव योर डिजायर्ड गोल और व्हाटएवर। मतलब मोटिवेशन एक बड़ी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप किसी काम को शुरू कर रहे हैं, बनाए रखने की एनर्जी रहेगी आप में और अचीव करने की। तो आप मोटिवेटेड थे नौकरी के लिए, आपके पास नीड थी, अब आप तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी बनाए रख रहे हैं, सुबह उठते हैं, रोज पढ़ते हैं, कोर्स लिया, रिवाइज करते हैं और अचीव करेंगे अपने गोल को। ये मोटिवेशन की पूरी प्रक्रिया है। मोटिवेशन को 2 प्रकार में जनरली बांटा जाता है, 2 मुख्य प्रकार में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन भी जिसको कहते हैं, और एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य अभिप्रेरणा या एक्सटर्नल मोटिवेशन। जनरली हम देखते आए हैं कि हम एक्सटर्नल को नेगेटिव मानते हैं और पॉजिटिव को, उसको इंटरनल को नेगेटिव मानते हैं, इंटरनल को पॉजिटिव मानते हैं और एक्सटर्नल को हम नेगेटिव मानते हैं। लेकिन अभी जो नया व्यू पॉइंट है वो दोनों को मिक्स करके चलने की बात कर रहा है कि दोनों एक दूसरे को अलग अलग ढंग से नहीं, दोनों को एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि आपको कोशिश ये करनी है बच्चे को इंटरनली मोटिवेट करें, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन में रीजन बाहर नहीं होता, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, रीजन अंदर है मोटिवेशन का। आप मोटिवेटेड हैं क्योंकि आपको मजा आ रहा है सीखने में। एक्सटर्नल मोटिवेशन में कोई चीज एक्सटर्नल होगी, रिवॉर्ड होगा, प्रेज होगा, कोई बाहरी चीज होगी, रिवॉर्ड, प्रेज, शादी हो जाएगी अपनी मर्जी की, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। दोनों काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करती, बट हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चा जो है वो क्या रहे, इंटरनली मोटिवेट रहे, क्योंकि वो लंबा चलेगा अगर इंटरनली मोटिवेट रहेगा। हालांकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कई बार आप शुरुआत करते हैं इंटरनल मोटिवेशन से, एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिलते हैं तो वो चीज और बढ़ जाती है। कई बार उल्टा होता है, एक्सटर्नल शुरू तो मजबूरी में किए थे, फिर मजा आने लगता है आपको उस करियर में, तो दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं। लेकिन कोशिश हमें करनी है कि इंटरनल मोटिवेशन बच्चे में जगाएं। बच्चा जो है इंटरनल रीजन कि आपको किसी चीज को पढ़ने में सेटिस्फेक्शन आता मिलता है, जॉय, आपको खुशी होती है ना, तो वो अच्छी बात है। इंटरनल मोटिवेशन का जो सेंटर ऑफ मोटिवेशन, लोकस ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, वो इंटरनल होता है, आंतरिक होता है ना। रीजन बाहर नहीं मिलेगा, इंटरनल मोटिवेशन अगर तलाश नहीं है तो रीजन अंदर होगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होगा, बाहर मिलेगा आपको। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, बाहर मिलेगा, रीजन बाहर होगा किसी चीज को करने का। अगर आप देखें तो एक सवाल आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर
लीड्स टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है, अग्रता प्रदान करता है। यानी आंतरिक अभिप्रेरणा को अगर आपको बढ़ाना है तो कौन सा एक फैक्टर है जो काम आएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाना अच्छी बात होती है, तो किसी काम को शुरू करना हो तो कई बार एक्सटर्नल मोटिवेशन से पुश मिल जाता है कि आपके पापा ने कहा देखो आपको गाड़ी दिलाएंगे, नौकरी लग जाएगी, तो आपने कहा हाँ ठीक है इसलिए पढ़ लेता हूँ। तो शुरुआत करने में किसी काम के या बीच बीच में कभी काम आ जाता है, लेकिन सिर्फ अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं देंगे तो वो बाद में प्रॉब्लम बन सकती है। फिर अगर आप सिर्फ चॉकलेट के लिए ही काम करेंगे या गुड बाय नाइस गर्ल कहने के लिए ही काम करेंगे, प्रेज के लिए ही, तो जिस दिन प्रेज नहीं मिलेगा फिर आप काम करना छोड़ देंगे, एक टाइम के बाद आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन को बहुत अच्छा नहीं मानते, या तो दोनों को मिक्स करके चलिए या फिर इंटरनली मोटिवेट हो बच्चा तो बेस्ट ही है। समझ रहे हो? कह रहे हैं कि 7 तारीख वाला पेपर करा देना, वो मैं कराऊंगी, वो यूट्यूब पर यहाँ दोनों जगह मर्ज करा दूंगी, एनालिसिस करा दूंगी। जिनका 7 तारीख को पेपर हो मुझे मेल कर देना, अभी लास्ट में मैं ईमेल आईडी बता दूंगी आपको, या अभी बता देती हूँ, ठीक है ना। और भी कोई समस्या अगर आपको लगे कि बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप मेल डाल सकते हो। himanshi.edu, एजुकेशन का edu है 10, 10 सितंबर बर्थडे होता है मेरा, 10@gmail.com, इसलिए बता रही हूँ कि याद रहे आपको। बर्थडे नहीं, मतलब ये गलत ना करो आप। himanshi.edu 10@gmail.com। यहाँ पे आप एक तो पेपर भेज देंगे जिन दिन का 7 तारीख को पेपर है, EMRS का जिनका रिजल्ट आया और उनको लग रहा है हो जाएगा, वो लोग भी मेल कर सकते हैं। बस इतना ही है, पेपर स्कैन करके भेजना 7 तारीख वालों, ताकि 8 वालों के लिए हेल्प हो जाए, और 8 वाले भी भेज देंगे, हम एक आंसर की डिस्कस कर लेंगे। एनीवे, तो विच आप PYQ में जा रहे हैं वो ज़्यादा सही है, बजाय कि कहीं और मॉक टेस्ट लगाने के अंश का, है ना। वो पेपर उसी के आधार पे आता है, प्रीवियस ईयर बहुत रिपीट होता है आपके सीटेट में। नेक्स्ट मॉक कब होगा यूट्यूब पे? मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों। कल हो सकता है मैं छुट्टी ही कर लूँ, परसों तो पक्का करेंगे। आई क्वालिफाइड इन टीएस स्टेट, बहुत बढ़िया जी। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड्स टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न। रीजन इंटरनल होगा, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन इंटरनल होगा, रिवॉर्ड लेकिन बाहर होता है, तो जो बाहर है वो तो इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण नहीं होगा। पनिशमेंट बाहर है, एक्सटर्नल है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है। प्रेज भी बाहर ही होता है। इंटरेस्ट जो है, अगर आपकी रुचि है किसी चीज में तो वो इंटरनल है, बच्चे की रुचि जो है वो इंटरनल है। या जॉय ऑफ लर्निंग वो इंटरनल है, लव ऑफ लर्निंग इंटरनल है। रेंचो को सीखने में इंटरेस्ट था,